अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ थोड़ी सी कैलकुलेशन से कर लेते हैं। अच्छा, किस चीज़ की? देखिए, कल मैंने आपसे जो है वो बिजली के बिल, कोई मेडिकल के सवाल पूछे थे। हाँ। आज थोड़ी सी कैलकुलेशन के सवाल पूछ लेता हूँ। ठीक है। सवाल जवाब से ही ज़िंदगी जो है वो ज़रा उसमें ना मालूमात में इजाफा होता है। तो देखिए, मिसाल के तौर पर अक्सर औकात हमारे साथ ऐसा होता है कि आप किसी जगह पर गए, आपने देखा कि भाई वो मोची जो है वो उसने जूते पॉलिश किए आपके, वो तकरीबन कितने पैसे लेता है? अक्सर औकात बेचारे मासूम ये कह देते हैं कि जो मर्जी दे दो, लेकिन जनरली होता है भाई 50 रुपये मांग लिए उसने, ठीक है ना। अब अगर ऐसा हो कि उसने 50 रुपये मांगे और आपने उसको 100 रुपये दे दिए, ठीक है, और आप पूरी ज़िंदगी ऐसा करते रहे, जितनी मरतबा आप जूते पॉलिश करवाएं, 50 रुपये मांग रहा है, आपने उसको 100 दे दिए। इंटेंशनली देना। हाँ, इंटेंशनली आपने। या मिसाल के तौर पर आपके पास कोई बंदा आया, उसने जो है वो आपका कोई छोटा सा काम किया, तो उसने आपकी गाड़ी साफ़ कर दी, तो वो आपने जो है उसने 50 रुपये मांगे, आपने उसको दे दिए 100 रुपये दे दिए। और इस तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जिसकी आपको किसी ने आपने कीमत अता करनी होती है। वो कीमत थोड़ी सी होती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप हर दफ़ा अपनी ज़िंदगी का ये तरीका बना लें कि आपने वो कीमत उसको 50 के बजाय 100 रुपये दे दी ना भाई। अगर ख़वातीन से वो कीमत मांगी जाए, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, तो 50 मांगेंगे तो हम 25 देंगे, 35 पे ना आ जाएंगे। लेकिन जनरली हम इस तरह के छोटे छोटे काम में हमें पता है कि वो शख्स जो है वो कोई ठेले वाला है, आपने उससे कोई चीज़ खरीदी, वो बेचारा वो कोई क्लिप्स बेच रहा है, उसने देखा भाई 50 का, अच्छा चलो ठीक है यार 100 रुपये ले लो। या कोई बच्चा है वो गुब्बारे बेच रहा है, आपने उससे गुब्बारे लिए, वो 50 रुपये के थे, आपने उसको 100 रुपये दे दिए। इस तरह अगर आप हमेशा सारी ज़िंदगी ये करते रहें तो ज़िंदगी भर में आपके कितने पैसे खर्च हो जाएंगे? तकरीबन अंदाज़ा एक लगा लें, 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे पूरी ज़िंदगी में। 60-70 साल की ज़िंदगी में इतने ही खर्च होंगे ना। लेकिन ये 2-3 लाख रुपए ये साबित करेंगे कि आप इंसान के बच्चे हैं, आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत बाकी है। तो ये जो इंसानियत है ना, इसकी कीमत देखें। सिर्फ 2-3 लाख रुपए में अगर आपको इंसानियत मिल रही है तो इससे बड़ा अच्छा सौदा क्या होगा। और पूरी ज़िंदगी ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 60-70 साल की तो ज़िंदगी आम इंसान की होती है। तो आप इस पर डिवाइड कर लीजिए कितनी सस्ती है इंसानियत खरीदने, अगर कोई चाहे तो। अगर ख़रीदना ना चाहे तो बस फिर तो आपसे कोई आपका कोई काम भी करे तो आप उसे लाते भी मांगेंगे, उसे नहीं जूतियाँ भी मारेंगे, उसको जो है वो इंसानों की तरह ट्रीट भी नहीं करेंगे, उसको धुतकारेंगे भी, उसको धक्के भी देंगे। ये इंसानियत जो है ना, ये हमने सीखनी है और कीमत इसकी बहुत थोड़ी सी है। बस इतनी सी बात थी। सही बात है, बातें मैं सही करता हूँ, ये भी एक मेरी इंसानियत का एक सबूत है कि बातें मैं सही करता हूँ। हाँ, अब अगली बात की तरफ चलते हैं। अगली बात की तरफ हम चलते हैं और अगली बात ये है कि आपको दिखाते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। 60 सेकंड्स न्यूज़ देखते हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता तो क़यामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। 700 यूनिट से ज़ायद माहाना इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट बिजली 7.5 रुपये महंगी। इतलाक़ 1 जुलाई से होगा। कमसिन मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद, जज का बच्ची की वालिदा से राबिता, सुलह और रकम की पेशकश। खैबर में मस्जिद के अंदर खुदकुश धमाका, एडिशनल SHO शहीद। भारत से आई खातून अंजू ने इस्लाम कबूल करके पाकिस्तानी नौजवान नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। मिसबाउल हक PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन सका अशरफ के मुशीर मुकर्रर। भारत में अपोजिशन के 26 जमाती इत्तेहाद का मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। इंग्लैंड में बेघर अफराद की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। बेघर अफराद की तादाद गुज़िश्ता साल की निस्बत 10% बढ़ गई। और 1 माह से मंजर-ए-आम से गायब चीनी वजीर खारजा को ओहदे से हटा दिया गया। जी, तो ये थी 60 सेकंड न्यूज़। आप देखें कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। इंग्लैंड में बेघर अफराद की तादाद बढ़ गई है, 10% ज़्यादा हो गए हैं पिछले साल के मुकाबले में। इंग्लैंड की ये सूरत हाल है। जी बिल्कुल। इसका मतलब है ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है दुनिया की वो ख़राब हो रही है। अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जो कि हमारे इस जो कहिए कि जो कैपिटल का जो निज़ाम, कैपिटलिज्म का जो निज़ाम है उसकी वजह से ये तोहफा में मिला है। लेकिन क्या कहें कि अभी उसका कोई अल्टरनेटिव भी है नहीं हमारे पास, नो अल्टरनेटिव। तो अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। एक खबर हमने अपने प्रोग्राम में चलाई थी और उसमें बात हुई थी सईदुर रहमान साहब से। सईदुर रहमान साहब वो बदकिस्मत शख्सियत की जिनका 1.5 साल बच्चा एक खुले हुए नाले में गिर कर
जहाँ बहक हो गया था basically और manhole गुजरात में ये जी गुजरात में ये वाक़या पेश आया था। अब इस वाक़या के पेश आने पर हुआ ये है कि वज़ीर आला पंजाब जो है, निगरान वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने इस चीज़ का नोटिस ले लिया है। ये एक तो मीडिया की ये पॉजिटिव चीज़ है कि जब कोई हाईलाइट करता है, बिल्कुल ज़रा शोर शराबा करता है तो फिर हुकाम उसका नोटिस लेने पर मजबूर हो जाते हैं जी। और ये अच्छी बात है कि मोहसिन नकवी साहब ने उस चीज़ का नोटिस लिया है और उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से उसकी रिपोर्ट भी तलब कर ली है और उन्होंने जाकर उससे बच्चे के लवाहिकीन से उन्होंने हमदर्दी और ताज़ियत का भी इज़हार किया है। देखिए, जो शख्स सबसे ऊपर होता है ना, टॉप पर होता है, उसका काम यह है कि वो अपने आप को दिखाए ऐसा कि मैं आप सब लोगों के करीब हूँ, वो ये काम करे। हाँ, तो उसकी ताज़ियत करना और उसके ज़िम्मेदारान का तयन करना और उसके ऊपर फौरी एक्शन लेना, ये काम होता है एक हुक्मरान का। ऐसा ही है। तो ये उन्होंने एक काम पॉजिटिव किया है। अच्छा, हुक्मरानों से अब मुतालबा अहले मोहल्ला और अहले इलाका कर रहे हैं कि जो भी इसके ज़िम्मेदारान थे उनको मुअत्तल किया जाए, जो भी इसकी सज़ा है वो उनको दी जाए और पूरी उम्मीद है कि मोहसिन नकवी साहब ये काम करेंगे, क्योंकि उनके हवाले से तो वो शहबाज शरीफ ने कह दिया है ना कि देखिए आपने तो शहबाज स्पीड जो है उसको पीछे छोड़ दिया है और अब आपने अपनी जो है वो स्पीड निकाल ली है। मोहसिन स्पीड है ये जी, तो मोहसिन स्पीड से काम कर लें तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। शहबाज स्पीड अब इलेक्शन कराएं, बस ये है, इलेक्शन कराएं, वो स्पीड होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का काम है। और नहीं लेकिन इस मामले में मैं कह रहा हूँ कि इस मामले में जितनी स्पीड दिखाई जाए अच्छा है। बिल्कुल, ये तो एक ऐसा मसला है ना कि जिसके अंदर एक बच्चे की जान गई है और हमारी अपनी नेग्लिजेंस की बुनियाद पर गई है। कोई वो बच्चे की गलती उस तरह से नहीं थी और ना ही उसके खैर इस मुल्क में ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो पेरेंट्स की गलती मैं जरूर कहूंगी कि किसी न किसी हद तक हल्की सी भी नजर हटी तो पीछे पता नहीं बच्चे के साथ क्या हुआ, कोई उठा के ले गया या गायब हो गया या वो गिर गया या गाड़ी के नीचे आ गया, खुदा ना खास्ता। लेकिन अरबाब इख्तियार की गलती ज़्यादा है जो ये चीज़ बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं। कोई गटर के ढक्कन हम जर्मनी से तो इम्पोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान में ही बनते हैं। कौन सी कोई बड़ी चीज़ है कि आप लोग ये भी नहीं लगा सकते। खैर एनीवे अच्छी चीज़ है कि उन्होंने नोटिस लिया और उन्होंने बात की है, जाकर उनसे मुलाकात की है, एक तसल्ली हो जाती है पेरेंट्स को, एक तसल्ली हो जाती है। डांट पड़ती है और डांट पड़ गई है, किसको डांट पड़ गई है? डेरा इस्माइल खान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का खिताब गौर से ना पर वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब को डांट पड़ गई है। और खिताब के दौरान हुआ कुछ यूँ कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बिजली की कीमतें बढ़ाने और गर्दिशी कर्ज़ों का जिक्र कर रहे थे तो वफाकी वज़ीर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ज़ाहिद अकरम दुरानी साहब जो हैं उनसे गुफ्तगू में मगन थे। फिर हुआ ये कि वज़ीर आज़म ने 2 दफ़ा पुकारने के बावजूद जब वफाकी वज़ीर ने ध्यान नहीं दिया तो वज़ीर आज़म साहब ने मिनिस्टर ऑफ पावर कहकर मुखातिब किया और मतलब सुन लियो मैं ताड़ा वज़ीर आज़म मैं इथे गल कर रहे हैं ताड़े नाल कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये बेसिकली उन्होंने एक तरह से वो फेंका उनकी तरफ जी। जरा आप सुन लें। कार बिजली चोरी करते हैं और मिलकर बिल जो है आधे पौने दामों में जनाब बिल अदा करते हैं। ये कुल मजमुआ ये गौर से सुनिए मिनिस्टर साहब, जरा गौर से बात सुने। मिनिस्टर ऑफ पावर इधर तवज्जो फरमाएं। बड़ी देर मिनिस्टर ऑफ पावर को एहसास ही नहीं हुआ, फिर आखिर में उनको कहना पड़ गया कि भाई वो गवर्नर केपी जो थे हाजी गुलाम अली साहब, उन्होंने भी उनको हाथ लगा के तवज्जो दिलाई, सर ये आपकी बात हो रही है, आप जरा सुन लें उधर। फिर उनको आखिरकार जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा जरा इधर तवज्जो फरमाएं तो फिर उन्होंने तवज्जो दी। बस अब वज़ीर आज़म साहब आपने एक डांट और भी अपने एक वजीर को पिलानी है और इस दफा तो उनको मेरा ख्याल है आप अच्छी खासी डांट पिलाएं। जो कल ख्वाजा आसिफ साहब ने इस्तेमाल किए और फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस्तेमाल किए। भाई पहले भी तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस्तेमाल किए थे। फ्लोर ऑफ द हाउस पे करते हैं जो काम करते हैं, ऑफिशियल काम करते हैं, वो इधर उधर नहीं बात करते, ये उनकी बात है भाई। ऐसा ही है वो फ्लोर ऑफ द, मतलब वो होता है ना, हमारा कोई लेना देना किसी की जाती जिंदगी से मतलब एज सच इस वक्त तक नहीं है कि आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं 2 लोग और वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। जाहिर है हर किस्म का इंसान का मूड होता है, कभी मजाक में आपने कोई बात कह दी, कभी सीरियसली गुस्से में कह दी, वो डिफरेंट है। उससे हमारा मीडिया का कोई उसमें भी किसी भी खवातीन के कैरेक्टर के ऊपर बात करना ये बताता है कि आपका अपना कैरेक्टर क्या है। अगर मैं किसी खातून के कैरेक्टर के ऊपर बात कर रहा हूँ तो मेरा अपना जहन क्या है वो सामने आता है ना। कचरा कूड़ा करकट कहना तो ये तो बहुत ही मतलब नामुनासिब किस्म की चीज है। और इसके ऊपर कल सोशल मीडिया जब हमने देखा तो जो दूसरी साइड की लोग थे वो जाहिर है गुस्से में थे, हमें भी गुस्सा आया, लेकिन गुस्से का इजहार करने का भी एक तरीका है। किसी से आप इख्तलाफ करते हैं या किसी बात पे करते हैं, दलील से करें।
उसी चीज़ की वही हरकत जो है वो अगर आप दोबारा रिपीट करेंगे तो आप में और उस शख्स में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा जो कि जिसको आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे कल जब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की तो सोशल मीडिया पर ज़ाहिर है उसकी क्लिप्स वायरल होने लग गई, सहाफ़ियों ने बड़ा एक तरह से एहतजाज किया, ख़वातीन सहाफ़ियों ने बड़ी बात की। लेकिन जो हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट्स हैं या जो ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हैं दूसरी पार्टियों के, उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब की बेटी की वीडियोस लगा दी। अब मुझे नहीं पता वो उनकी बेटी हैं या नहीं है वो। अच्छा, ये भी बिल्कुल बिल्कुल तो अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इसमें और जो ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस लिखा है उसमें क्या फ़र्क है, मुझे कोई समझाए। तमाम जो ख़वातीन फ्लोर ऑफ द हाउस पर होती हैं या असेंबलीज में होती हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। ख्वाजा आसिफ साहब की बेटी भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। तमाम ख़वातीन तमाम मर्द काबिल एहतराम है। नहीं है कि क्या वो ख्वाजा आसिफ साहब की बेटी हैं भी, अगर सपोज कोई और औरत अगर है, मिसाल के तौर पे आप उनको ख्वाजा आसिफ साहब के गुस्से में खन्नास में उनकी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, मतलब एक तरह से पर्सनल, ये भी गलत है। तो ये गलत है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो चीज़ की है वो औरत को अटैक किया है ना, मर्द को तो नहीं किया, औरत को अटैक किया है जुमले बोल के। तो आपने भी उल्टा वही किया, आपने भी औरत ही को अटैक कर लिया, तो क्या फर्क रह गया आप में? तो ये बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब तो वज़ीर आज़म साहब ना, वो वज़ीर आज़म साहब एक दफ़ा डांट पे ला दें ताकि ये वंस एंड फॉर ऑल इशू जो है। नहीं, पीपल्स पार्टी में कई मरतबा इस तरह हुआ है, फिर उसके बाद बिलावल साहब ने इस चीज़ का नोटिस भी लिया मुख्तलिफ मौक़ों पर और उसके हवाले से फिर उन लोगों को तंबीह की गई। ये हुआ है, मुख्तलिफ वाक़यात इस तरह के हुए हैं तो ये होना चाहिए, इस पर भी तंबीह होनी चाहिए। बहरहाल एहतजाज करने का एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ। स्वीडन में कुरान पाक को जो नज़र आतिश करने का और उसका जो बेहरमती का वाक़या है उस पर मुसलमानों का गम व गुस्सा बरकरार है। उस पर इराक़ की एक खातून ब्लॉगर है, उन्होंने एक एहतजाज किया है और सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल है। उस लड़की ने स्वीडन का पासपोर्ट हाथ में थामा और ये वीडियो बनाई और उसने बेसिकली स्वीडन की जो हुकूमत है उसको मुखातिब करके कहा, तुमने एक इराक़ी को कुरान जलाने की इजाज़त दी, ये कुरान तुमसे और तुम्हारे मुल्क से बहुत ज़्यादा मुक़द्दस है और इसीलिए आज मैं स्वीडन का पासपोर्ट जला रही हूँ और दोबारा उस मुल्क में कभी वापस नहीं आऊँगी। तो उसने उस मुल्क से अपनी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। उसके बाद उसने पासपोर्ट को आग लगाई, इस दस्तावेज़ को उसने हाथ में थामा, दोबारा उस अज़म का इज़हार किया कि भाई मैं कभी भी इस मुल्क में नहीं आऊँगी। ये देखिए आप, बिल्कुल ये इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। प्रिंसिपल स्टांस होना चाहिए हर चीज़ का, चाहे आप किसी और चीज़ से एग्री करें ना करें। आपका किसी चीज़ पे अगर उसूली बुनियादी मौक़िफ़ है तो फिर वो उसूली बुनियादी मौक़िफ़ रहना चाहिए और उसका फिर आप इजहार भी करें। हमें बुलाए स्वीडन कोई फौरन हम कहा हाँ जी चले जाओ, हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज़ एक और भी हुई है कि स्वीडन से बहुत सारे ममालिक ने अपना ट्रेड वगैरह जो है वो भी रोक दिया है और एक वीडियो गर्दिश करी थी। आई एम नॉट टू श्योर क्योंकि उसकी मुझे ऑथेंटिसिटी नहीं मिली, लेकिन किसी ने शेयर की हुई थी। नहीं, वो उसमें ये है कि उनके प्रोडक्ट्स शेल्फ से उतारे जा रहे थे जिन स्टोर्स में पहले से वो प्रोडक्ट्स बिक रहे थे। जब ये ऐलान हुआ और जो सैंक्शंस हैं उनकी मतलब एक तरह से बढ़ने लग गया मामला, मालिक ने पाबंदी लगा दी कि उनके साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे या उनकी चीज़ें हम नहीं बेचेंगे, उनको मुआशी फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे। तो फिर उन जो अशिया थी उनको शेल्फ से उतारने की वीडियो जो है वो बाकायदा और पूरे वो जो थे ट्रेज, वो सारे, ये नहीं कि कोई एक आधा प्रोडक्ट, पूरे ट्रेज वो शख्स उठा रहा था। तो किसी ने ये लिखा हुआ था कि ये ग्रोइंग सैंक्शंस की मद में हो रहा है। और अच्छा, जाकर जरा इंटरनेट पे देख लें, बड़ी मशहूर प्रोडक्ट्स हैं जो हमारा आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। गवर्नमेंट नहीं करती, आप अपने तौर पे कर लें। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है और वो ये हुई है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कोलंबो में होने वाले जो दूसरे टेस्ट मैच है उनका दूसरा दिन था जब बारिश ने खेल जो है वो ख़राब कर दिया। और फिर हुआ ये कि मैच के दूसरे सेशन में सिर्फ 10 ओवर्स का मैच हो सका। इन 10 ओवर्स में पाकिस्तानी जो बल्लेबाज हैं उन्होंने 33 रन बनाए, जबकि मजमूई तौर पर पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर 178 रहा। और बारिश की वजह से मैदान खैर उसमें कवर्स फैला दिए गए और जो भी है वो जो तरपाल वगैरह वो बिछा दी गई। और इसको देखकर पाकिस्तानी जो बॉलर है हसन अली, उनके अंदर का जो बच्चा है ना वो जाग उठा। तो दिल तो बच्चा है जी, ये आपको नज़र आ रहा है कि हसन अली का दिल मतलब अच्छी खासी हद तक बच्चा है। और उन्होंने वो दौड़ते हुए मैदान में पहुंचे। ये कौन सी वीडियो बीच में अचानक से हसन अली की हमने पुरानी लगा दी? भाई खुदा का खौफ करो, अल्लाह रसूल को मानो यार, क्या हो गया? हमें वो वीडियो दिखाओ जिसमें वो स्लाइडर ले रहे हैं भाई। हाँ, स्लाइडर वो लगाओ हसन अली का। ये थोड़ी है कि जब हसन अली का नाम आए तो हसन अली की हमने कोई पुरानी वीडियो दिखानी है दोस्तों। अभी ताज़ा ये दिखाना है, ताज़ा खबर है ना। हसन अली स्लाइडिंग कर रहे हैं, ये देखें, इधर उधर भाग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फिसलने कर रहे हैं। बड़ा मजा आता है वैसे ये काम करते हुए। अगर मार्बल का फर्श हो तो बहुत ही, ये देखें, लेकिन मजा आ रहा होगा इनको ये कवर्स पे। अच्छी खासी इसकी वो है फ्रिक्शनलेस। जी। और फिर तालियां बजा रही थी जी, टीम कह के लगा रही थी स्टैंड में बैठकर। वो दिखाओ ना दोस्तों, ये देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। इससे ये होता है भाई, ऐसे होना चाहिए, फन होना चाहिए। दिल चाह गया। बारिश हो रही है तो अब आप क्या करेंगे? मैच तो हो नहीं रहा, खेलें तो फिर आप एंजॉय करें और क्या, खेलें। यस,
तो फिर जब वो वापस आए ये सारी फिसलन करके, तो दोबारा फिर उनके लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन हुआ, तालियां वालियां बजी बाकायदा तौर पे। हसन अली ने तो बच्चे होने ये का देखें, सब सबूत तालियां दिया। बजा रहे हैं उनके लिए। अभी देखना, इसकी ऑडियो भी होगी, जरा सुनवाएं। बड़ी मज़ेदार ये वीडियो है भाई, एंजॉय कर रहे हैं ये। अच्छा, अब इन सब का पता है दिल चाह रहा है, खड़े जो है ना जा सारे, नहीं रहे। दिल चाह रहा है, जा नहीं रहे। हसन को चाहिए था कि आवाज लगाते कि आ जाओ भाई। आओ। ये आप क्रिकेट टीम में होती है, आप खुद भी चाहती दूसरों को भी लेके जाते मैं हैं। चली चलो भाई चलो, टीम वर्क होना चाहिए। हाँ, मैं चली क्रिकेट का जाती नाम टीम गेम। ये ऐसे ही होना चाहिए, एंजॉय करें यार। अच्छा, एक तो ये पाकिस्तानी, खैर हम खबर दे रहे हैं क्रिकेट की। हाँ। एक और मैं आपको खबर दे दूं, इंडिया की जो क्रिकेट टीम की जो कप्तान है उनके साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है भाई, गुज़िश्ता दिनों बांग्लादेश और भारत की विमेन क्रिकेट टीम का मुकाबला हो रहा था, उसमें एक मौके पर बदमज़गी पैदा हो गई। तो जो हरमनप्रीत कौर हैं, जो खातून है। भारतीय विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान है, तो उसको अंपायर ने आउट दिया, तो वो गुस्से में आ गई, विकेट पे उसने बैट मार दिया, इतनी जज्बाती हो गई। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अंपायर के फैसला भी गलत था, उस पर तनकीद की और उस पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कार्रवाई की और फिर उन पर 2 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी। इसके अलावा उन पर 50% जो मैच फीस का जो है ना वो भी जुर्माना कर दिया। मतलब कोई भी खेल हो उसमें सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, ये बड़ा ज़रूरी है भाई। आप इस चीज़ को भूल जाएंगे तो आपको फिर सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये उसूल भूल गई थी हरमनप्रीत कौर। अच्छी खिलाड़ी है, बड़ी ज़बरदस्त खिलाड़ी है वो। अच्छा, तो अच्छा खेलती है, जब भी कैप्टन है वो, लेकिन ज़ाहिर है जज्बात फिर जज्बात है। जज्बात ने आपको काबू में नहीं लेना, आपने जज्बातों को काबू में रखना है। बिल्कुल। खैर, अब आपको मैं बताती हूँ, एक पटवारी के हवाले से बात कर लूँ। क्या बात करें, ऐसे नहीं कहते। नहीं, भारत का पटवारी है, भारत का पटवारी है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, कल से खबर इधर उधर चल रही है, लोग बड़े इस पे सियासी तबसरे कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी और वहाँ भी। हुआ ये है कि भारत का पटवारी है, उसने उसके ऊपर पड़ा पुलिस का छापा, और पुलिस का छापा पड़ने पर पटवारी रिश्वत के 5,000 रुपए निकल गया है। हाँ, भारत में एक बड़ा ही अनोखा वाकया था, जिसको वहां पर भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिया जा रहा है, और यहाँ पर तो फिर उस पर तनकीद और तो ये हुआ क्या, ये कहानी क्या है, निकल गया मतलब? हुआ ये है कि पुलिस का छापा पड़ने पर पटवारी रिश्वत के तौर पर लिए गए 5,000 रुपए ही निकल गया। ये वाकया रियासत मध्य प्रदेश में पेश आया, जहाँ पर पीर को, जिसको हम कहते हैं कि कातनी जिला है, उसमें तैनात महकमा रेवेन्यू के पटवारी जो है गजेंद्र सिंह, उन्होंने स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की टीम के छापे के दौरान रंगे हाथों वो पकड़ा गया बंदा, और पकड़े जाने पर रिश्वत के तौर पर जो लिए थे उन्होंने करेंसी के नोट वो चबा कर निकल गए। और बजाय इसको कहते हैं रिश्वत खाना और रिश्वत खाना, तो दूंगा नहीं, गिरफ्तारी हो जाए चाहे जो दूंगा नहीं, खा ही जाऊंगा, इस्तेमाल ना भी कर सका तो खा जाऊंगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटवारी गजेंद्र सिंह जो है, उन्होंने एक अराजी केस के मामले में जो है वो चंदन सिंह लोधी नामी एक शख्स से 5,000 रुपए की रिश्वत तलब कर ली थी, और वो रिश्वत उनको मिल भी गई, लेकिन वो उनको हजम पता नहीं, मुश्किल ही है कि हुई हो। और ये हजम कैसे होगी भाई? हाँ, तो इजीली मैंने कहा आजमा ही खराब कर दिया, हजम नहीं हुई होगी। स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट यूनिट ने किया था ये छापा, और वो खा गए, वही खा गए, सब पैसा ही खा गए। ऐसा कैसे कर सकता है कोई? बस ये देखें, ये कर रहे हैं ना। अब फिर उसके बाद उसका फिर वो अंदर से निकाला गया फिर जो है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो जांच पड़ताल के बाद पुलिस की टीम पटवारी के पास पहुंची, तो गजेंद्र सिंह, जिसने अपने निजी दफ्तर में रिश्वत ली हुई थी, पुलिस का छापा पड़ने पर उन्होंने जब रिश्वत की रकम निगल ली, तो पुलिस की जानिब से पटवारी को गिरफ्तार तो कर लिया गया, फिर उसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया, जहाँ काफ़ी कोशिशों के बाद बलाखिर उसके मुँह से गूदे की शक्ल में रिश्वत के नोट मतलब निकाले गए। बेसिकली हुआ ये कि वो खा तो नहीं सका, तो ज़ाहिर उसने मुंह में चबा के वो नोट 5,000 का एक नोट होना, वहाँ तो बड़े नोट खत्म कर दिए ना उन्होंने। तो छोटे नोट होंगे, उसको खाने में भी मसला होगा। ये हमारे यहाँ में क्यों नहीं कर रहे? बड़े नोटों में कैसे बड़े नोटों में बड़े काम होते हैं भाई, आपको पता नहीं है, भारी काम होते हैं ना बड़े नोट, उन नोटों का तबादला आसान होता है। हाँ, तो बड़े नोट भाई खत्म करें आप। 500 रुपए के इतने बड़े 500 के हमारे यहाँ पे नोट है, तो 500 का नोट खत्म करो। क्या इससे भी बड़ा होता है कोई? 5,000 का नहीं देखा आपने? हमने कहाँ देखा है, वो गरीब आदमी, हमने 500 का ही नोट देखा है, उससे बड़ा नहीं देखा है हमने। 5,000 का नोट है, और पाकिस्तान में एक जमाने में बड़े हम चवनियाँ भी एक्सचेंज करते थे, वो भी पैसे होते थे, 5 पैसे भी होते थे। हाँ, चीजें खरीदी और बेची जाती थी, वो पैसा भी खत्म हो गया, बिल्कुल 5 रुपए का सिक्का आया, वो भी खत्म हो गया। तो बस खत्म ही हो रहा है। बहरहाल वो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है ना कि देखो डिफ़ॉल्ट से मैंने बचा लिया इस मुल्क को, वरना तो मेरी कब्र पे कतवा लगता कि इस वज़ीर आज़म के दौर में डिफ़ॉल्ट हुआ है पाकिस्तान। तो आखिरकार उन्होंने मेहनत की, मुशक्क़त की और डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को बचाया है। ये सबसे अहम कारनामा है इस PDM हुकूमत का, और इसके हवाले से इनको खिराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। अच्छा, खैर खिराज तहसीन वाला मैं जो है वो आपको एक और मैं चीज़ बताऊँ। डॉल्फिन पुलिस
इस्लामाबाद की जो इस्लामाबाद की डॉल्फिन पुलिस है, उसको बुनियादी तौर पर बनाया गया है आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और बड़े हद तक ये फ़ोर्स जो है अपने फ़राइज़ खुश असलूबी से निभाती रहती है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों डॉल्फिन पुलिस के एक अहलकार ने G11 में एक जोड़े को हरासा किया है। जी चपेट नहीं लगे, खराज तहसीन चपेट नहीं, नाज़रीन कान के नीचे, याद आ गया मुझे, ज़हन से निकल गई थी। अच्छा, अब हुआ ये कि इस रवैये के ख़िलाफ़ फिर बहुत सारी आवाज़ें उठी। उसके बाद DIG ऑपरेशन सैयद शहजाद नदीम बुखारी साहब हैं, उन्होंने उस अहलकार के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने ट्विटर के ज़रिए इस कार्रवाई के मुतालिक बताया और कहा कि अवाम की खिदमत और हफाजत हमारा फ़र्ज़ है, इसमें किसी ऐसे अमल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि जिसके अंदर हमारी फ़ोर्स पर अवाम का एतमाद मजरू हो। तो DIG ऑपरेशन के इस अमल की अवाम ने तारीफ़ की और उसे दुरुस्त सिमत में इकदाम करार दिया। अच्छा, ये बड़ी अकाउंटेबिलिटी वैसे अपने लोगों की करते हैं बुखारी साहब, क्योंकि हमें याद है नाजरीन, हमने अपने प्रोग्राम में बुखारी साहब को एक मरतबा लिया था और इसी खबर पे लिया था कि इन्होंने कुछ पुलिस के अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की थी और कोई इन्वेस्टिगेशन हुई थी और उसके बाद उनको मुअत्तल कर दिया था। और फिर आगे ज़ाहिर है वो तो अब फैसले होंगे, सरकारी मुलाजमतें किस तरह से किसी को सज़ा देनी है या जो भी है उसका मामला, लेकिन ये इस किस्म की चीज़ें करते रहते हैं। तो डरते भी नहीं हो भाई, ऐसा अफसर आया है ऊपर बैठा हुआ है, थोड़ा खौफ ही खा लेता है बंदा कि भाई अब अफसर सख्त है तो जरा कुछ अर्सा कंट्रोल कर लें। हाँ, कुछ अर्सा कंट्रोल कर, ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ तो हमारे तो सरिश्त में है ना गड़बड़ करना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, सही, क्या कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, शाबाश। आगे क्या है हमारे पास जी? आगे हमारे पास टिकटॉक का नया फीचर है, टिकटॉक के नए फीचर मुतारिफ करा दिए। अच्छा, सब इस वक्त क्या कर रहे हैं? हाँ, नए फीचर, नई चीजें और एक दूसरे को कॉपी करने और दूसरे का प्लेटफॉर्म बनने के लिए अपनी यूनिकनेस जो है ना वो खो रहे हैं। मिसाल के तौर पे मार्क ज़करबर्ग ने वो जो थ्रेड्स निकाले हैं ट्विटर को फॉलो करने के लिए, ट्विटर जैसा बनने के लिए, ट्विटर ने अपने आप को जो है वो वीडियो प्लेटफॉर्म की तरफ और हर चीज मतलब वो उस तरफ लेके जा रहा है जैसे इंस्टाग्राम बन जाएगा। टिकटॉक ने खुद को ट्विटर बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने किया ये है कि ठान लिए कि हम मुकाबला करेंगे। 7 बरस तक टिकटॉक ने अपने प्लेटफॉर्म को सिर्फ वीडियो के लिए महदूद रखा, लेकिन अब इसमें बड़ी तब्दीली ये लाई गई है कि सारिफीन के लिए टिकटॉक ने टेक्स्ट का फीचर भी मुतारिफ करा दिया है, जिसके साथ मुतादिद टूल्स भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे टेक्स्ट वाली पोस्ट्स आप शेयर कर सकते हैं, उसमें आप वीडियोस भी डाल सकते हैं। तो अपनी यूनिकनेस से खत्म कर दी। हाँ, उसमें आप अपनी वीडियोस भी साथ शेयर करें जिस तरह ट्वीट पे होता है, उसमें आप अपनी पिक्चर्स भी शेयर करें जिस तरह की ट्वीट में होता है, उसमें आप फॉन्ट स्टाइल वगैरह बदल सकते हैं, उसकी जरा वैरायटी दी है। और उसके अलावा उन्होंने और क्या किया है, उसके अलावा उन्होंने ये किया है कि फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल, ये सब चीजें आप बदल सकते हैं। और मौसीकी जो है वो भी जोड़ने का एक एडिट फीचर तो है ही, क्योंकि टिकटॉक में आप म्यूजिक लगा सकते हैं अपनी वीडियोस के हवाले से। तो और 1000 अल्फाज की हद रख दी है और बिल्कुल ही ट्विटर बना दी है। चलो भाई, ये अपनी कहानी भाई, ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बहरहाल चलो, टिकटॉक की तो टिकटॉक ही जाने। लेकिन बस मुझे यही है कि कोई मार्केटिंग का बंदा मिले मुझे जिससे मैं ये पूछूं, हूँ तो खैर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन ये कि मैं ये पूछूं कि इन सारे ने एक दूसरे को कॉपी करने में और दूसरे का प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश में लगे हैं, अपनी यूनिकनेस तो खो दी उन्होंने। बिल्कुल यही बात है, तो ये ऐसा ही होता है बस। खैर, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। मसनूई जहानत के मैदान में तरक्की की रफ्तार इस कदर तेज़ हो चुकी है कि हज़ारों माहिरीन इसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए। लेकिन टेक्नोलॉजी के मैदान में इंसान आगे तो बढ़ सकता है, इसमें वापसी का कोई सवाल नहीं होता। और इस टेक्नोलॉजी ने अब आर्ट के मैदान में भी अपने जलवे दिखाने शुरू कर दिए हैं और लोग बड़ा उसको एंजॉय तो करते हैं। लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिन पे के लोगों को बड़ी तशवीश है। मिसाल के तौर पे इलॉन मस्क, बिल गेट्स वगैरह, इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे भी तशवीश है, बहुत शदीद तशवीश है। और हर चीज़ का जहाँ पर अच्छा यूज़ होता है वहाँ पर बुरा यूज़ भी होता है, ये हमने देखा है। इसलिए हर चीज़ को बड़ा फूंक के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। टेक्स्ट को तस्वीर और फिर वीडियो में ढालने का काम इस जिद्दत का हैरत अंगेज़ पहलू है और जिसको आजकल तो बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। हर एक की एआई की तस्वीरें होती हैं। ट्रंप की हमने देखी थी, एआई जनरेटेड इमेजेस थी जो उसकी गिरफ्तारी से पहले ही उसकी गिरफ्तारी दिखा रही थी। लेकिन इसमें भी आला सतह का आर्ट जो है वो तख्लीक करने की बुनियादी इंसानी जहन, बुनियादें जो हैं वो इंसानी जहन ही फराहम कर रहा होता है। तो पीछे देयर इज़ अ माइंड, अ ह्यूमन माइंड दैट बेसिकली डायरेक्ट्स द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ बिल्कुल। तो अब एक काम करते, वो तस्वीर बनवाई है मैंने, उस पर मुझे ज़रा बताएं तस्वीर, फीडबैक जरा ले लेते हैं। दिखाएं भाई तस्वीर, जरा शिफा की तस्वीर दिखाएं पहले। ओके दिखाओ, शाबाश, ये देखो हैं एलिजाबेथ टेलर की
आखिरी नस्ल। कॉपी सी, कुछ कॉपी सी लग रही ये है। देखे नहीं, लेकिन कैसी तस्वीर लग रही है आपको? आई लाइक द टोपी है, अरे शक्ल की बात कर रहा हूँ, टोपी की बात नहीं कर रहा। वो तो अब उन्होंने कोई मतलब अच्छी खासी खातून बनाई है और अच्छी लग रही है। अगली तस्वीर दिखाएं शिफा की। ओहो, ये तो बिल्कुल हम फूलों के किसी फील्ड में, वो क्या होता है वो स्विट्जरलैंड में, वो शक्ल देखें इसमें भी। अच्छा मेरा अपने ऊपर से ध्यान कम और जो इम्पैक्ट है उसका उस पे जरा ज्यादा ध्यान ज्यादा होता है। अब काम की चीजों की तरफ कम, लेकिन पर्पल कलर येलो के साथ बड़ा अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। अरे शक्ल देखो भाई, शक्ल में है अच्छी खासी मुशाबहत है, और लेकिन जितनी खूबसूरत ये बनाई है ना तस्वीर, हाँ हकीकत में ऐसी नहीं है। आप अपनी बात कर रहे हैं? आपकी तस्वीर की बात कर रहा हूँ, ज्यादा खूबसूरत बना दी है ये। अच्छा अब क्या है? अवैस की भी दिखाए ना जरा, अपनी भी दिखाए, सिर्फ मेरे पे क्यों तनकीदी निश्चित। ओए होए, ये तो कहीं आप कोई पता नहीं फ्रांस इटली फ्रांस में लग रहे हैं बिल्कुल। देखे अच्छी खासी, ये तो टोपी शोपी बड़ा बुरा इसमें मैं लग रहा हूँ, जितने वैसे उतना मैं हूँ नहीं, मेरा ख्याल है बुरे आप इसमें लग रहे हैं उतने आप हैं नहीं, है ना? हाँ मेरा ख्याल है ऐसा है, लेकिन ये कि अच्छा तो लग रहा है। हाँ थोड़ा सा जाहिर है, थोड़ा सा हल्का फुल्का डिफरेंस आता है। ये देखें वेस्ट कोट टाइप की चीज पहनी हुई है मैंने, और चश्मा अच्छा लग रहा है इसके अंदर मेरा, बड़ा चश्मा अच्छा लग रहा है, दाढ़ी भी बिल्कुल ही उन्होंने अच्छी खासी। रिश्ते के लिए ये वाली तस्वीर भिजवाई जा सकती है। बहरहाल ये तस्वीरें किसने बनाई है? ये तस्वीरें बनाई हैं डॉक्टर शुएब सादात साहब ने बनाई है। डॉक्टर शुएब सादात जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में होते हैं, ही इज अ नेफ्रोलॉजिस्ट, और वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तस्वीर तख्लीक भी करते हैं। अच्छा, तो उनसे बात करते हैं कि ये क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और बहुत शुक्रिया, हमारी तस्वीरें आपने इतनी खूबसूरत शिफा आपने बना दी। सर ये कैसे बनाया आपने, ये क्या किया, जरा ये जादू जरा समझाएं तो सही पहले हमें कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तस्वीर बनती कैसे है। बहुत शुक्रिया अवैस और शिफा। अब पहले तो बड़ा पसंदीदगी से देखा जाता है आपका शो हमारे घर में, सो बोथ ऑफ यू आर रियली लव्ड बाय अस एंड आवर फैमिली। अरे बहुत शुक्रिया सर। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली उसकी बहुत सारी अकसाम हैं जिन पर काम हो रहा है आजकल, उसमें से एक जिसको कहते हैं टेक्स्ट टू इमेज। ये जो मोडालिटी अब तो काफ़ी कॉमन हो गई है। इसको उस टाइम से मैं उस पर काम कर रहा था जब ये अभी आई थी। इसकी एक फॉर्म थी जिसे स्टेबल डिफ्यूजन कहा जाता था, अब जाकर मिड जर्नी और इस तरह के और बहुत सारे इसके ऑफशूट्स बन चुके हैं इस वक्त। तो उसके अंदर बेसिकली आपने सिंपल टेक्स्ट कमांड्स देनी होती हैं जिस पे तस्वीर बन जाती है, लेकिन कमाल उस कमांड का नहीं होता, क्योंकि टेक्स्ट कमांड्स तो आप लर्न कर लेते हैं। जो असल रिसर्च हो रही होती है वो पीछे मॉडल बिल्डिंग के ऊपर हो रही होती है, क्योंकि आजकल तो लोग ऑनलाइन वेबसाइट्स में आप उसमें टाइप करें एंड यू कैन गेट पिक्चर्स आउट ऑफ इट, लेकिन जो एक्चुअल जिन्होंने काम किया होता है वो होता है कस्टम मॉडल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आप दोनों की केस में दोनों का कस्टम मॉडल पहले बनाया गया और उसके बाद फिर उसको फाइन ट्यून करके फिर इमेजेस को क्रिएट किया गया। तो वो कैसे बनता है, मतलब वो कैसे बनाया आपने हमारा कस्टम मॉडल? जी अच्छा, उसमें ये होता है कि आप डिपेंड करते हैं कि आपने बेस मॉडल कौन सा लेना है। तो आपके केस के अंदर एक स्टेबल डिफ्यूजन नाम का एक बेस मॉडल है, आई वंडर इफ यू गाइस नो अबाउट इट। उसकी एक फॉर्म है SDXL which is recently released. I think it's just been out for a month only. उसको यूज किया गया था। बेसिकली आपकी इमेजेस से ट्रेन किया जाता है, कुछ आपकी इमेजेस प्रोवाइड मुझे की गई आपकी टीम की तरफ से और उनको यूज करके हमने ट्रेन किया एंड देन सब्सिक्वेंटली वी वर एबल टू क्रिएट दीज। अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा आपने और बहुत सारी तस्वीर बनाई हैं, मैं देख रहा था आपके इंस्टाग्राम पेज पर, उसमें कायद आज़म की भी तस्वीर है, उसमें अल्लामा इकबाल की भी तस्वीर है, बहुत सारी तस्वीर हैं। प्लीज़ हमारी अगर टीम वो तस्वीर दिखा सके तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, हमारे नाजरीन ज़रा जान सकेंगे कि किस तरह का काम हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो तस्वीर है इनकी, अब ये एक डिफरेंट तरह की तस्वीर हैं, ओरिजिनल से ये थोड़ी सी ज़ाहिर है दूर होती हैं, कुछ इसके अंदर वेरिएशंस होती हैं, लेकिन इन तस्वीर की मार्केट कितनी है? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग आजकल इस तरह की चीजें बनाना शुरू कर रहे हैं। अच्छा ये बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे थोड़ा सा हटके में, क्योंकि तस्वीर बाय इटसेल्फ इज नॉट अ वंडर, इसको वंडर समझना है तो बेसिकली इस मॉडल को समझना है जिसे डीप लर्निंग कहा जाता है, जिसकी वजह से ये तस्वीर बन पाती हैं। सो मार्केट मेरे नजदीक दो चीजों की रहेगी फ्यूचर में, तस्वीर की नहीं रह जाएगी, क्योंकि एनीवन एंड एवरीवन विल बी एबल टू प्रोड्यूस एग्जैक्ट रेप्लिकास ऑफ व्हाट वी सी इन रियल लाइफ। जो असल मार्केट रह जाएगी वो दो चीजों की रहेगी, एक वो जो मॉडल्स क्रिएट करते हैं और जिस पे रिसर्च करते हैं, जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ पार्ट ऑफ वन ऑफ दीज रिसर्च लैब्स हियर इन कैम्ब्रिज,
और जो दूसरी चीज रह जाएगी वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसे कहते हैं। माशाल्लाह। तो यानी आपके हाथ में ये स्किल होना चाहिए कि आप वो अल्फाज जान सही है। सकें जिनको लिखकर आप किसी का चेहरा तख्लीक करते हैं। तो दैट्स कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। वो दैट्स अ सेकंड, यानी वो आप कह सकते हैं कि उसके लिए इतना ज्यादा स्किल नहीं चाहिए। उसके लिए आपने लर्निंग करनी है कि प्रॉम्प्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। प्रॉम्प्ट्स इज बेसिकली वो टेक्स्ट जो आप लिखते हैं टू क्रिएट दीज इमेजेस। लेकिन जो असल इसकी तय है जिससे बनती है ये रिसर्च, वो है जी, model प्रॉम्प्ट है। इंजीनियरिंग तो आजकल वो चैट जीपीटी पे भी जो ChatGPT काम पे करते भी हैं कर उस पे रहे भी हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जी, की बड़ी बिल्कुल। डिमांड चल रही है आजकल हाँ। चैट जीपीटी पर भी। बिल्कुल। अच्छा, मैं- आप मेरा- मतलब मेरा ये नेफ्रोलॉजिस्ट मैं- है हाँ। और आपका एआई जनरेटेड इमेजिंग में और इस सारी सिचुएशन में आप जो है वो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, ये क्या ताल्लुक है दोनों का? एक तरफ डॉक्टर और एक तरफ एआई। जी, मैं आपको समझाता हूँ। ये सितम ज़रीफ़ी है मुआशरे की और ज़माने की, कि जब तक कोई ऐसी चीज न दिखे जो आंखों को अच्छी लगे और खीरा करे, तब तक आपका दिल नहीं चाहता कि उस बंदे को आप सीखें उससे और लर्न करें। मेरा ये मकसद है बेसिकली। मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में होता था, हाँ, आपका सही है। हम नाम शिफा, और आई वाज देयर अबाउट इन 2016-2015। जी बिल्कुल। उस टाइम पे मैं काम किया करता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, डेटा साइंस जिसे कहा जाता है। एंड आई यूज्ड टू टॉक अबाउट दिस एट दैट टाइम कि यार फ्यूचर इज अबाउट दैट। मैंने कई इस पे रिसर्च पेपर्स, मेडिकल रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट किए, और उस टाइम पे लोगों को इतना आइडिया नहीं होता था और इसको क्रिटिकली अप्रेज करना भी नहीं आता था कि यार इन पेपर्स का क्या चीजें हैं, दिस इज नॉट रियलिटी और ये ऐसा नहीं हो सकता। इट टुक जस्ट 5 years or 6 years फॉर थिंग्स टू कम टू दिस पॉइंट। तो इसको समेटते हुए बात को कि मकसद ये था कि लोगों को सिखाना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उससे क्या किया जा सकता है, और उसकी बेसिकली पादाश में आप कह सकते हैं कि ये एआई, दिस इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट आई डू। और मकसद ये है कि लोगों को बेसिकली अट्रैक्ट किया जाए कि यार इस चीज को सीखो, जो बड़ी चीज है, मॉडल बनाना सीखो। तस्वीरें एक पार्ट है, इस तरह से आप आवाज तख्लीक कर रहे हैं आजकल बहुत सारे लोग माशाल्लाह, और टेक्स्ट तो आपने देख तस्वीरें लिया। तो डॉक्टर साहब आप बनाते हैं, क्या वीडियोस की तरफ भी जाने का कुछ है इरादा, और उसमें कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि ये खबरें भी आ रही हैं कि जो एक्टर कभी इस दुनिया में नहीं भी होंगे उनको भी आप इस्तेमाल कर सकेंगे और उनसे एक्टिंग भी करा सकेंगे, वो मूवीज भी बन जाएंगी बगैर उनके मतलब वो जिंदा ना भी हो तब भी। तो उस तरफ भी कोई काम कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। इसमें बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक जिसको कहते हैं आप फ्रेम इंटरपोलेशन, या फ्रेम यानी पहले से तस्वीर मौजूद है और उसको आप बेसिकली कन्वर्ट करते हैं वीडियो के अंदर, सो इमेज टू वीडियो सिंथेसिस। और एक है टेक्स्ट टू वीडियो सिंथेसिस। अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि आप कुछ लिखिए और उसकी छोटी सी एक मूवी क्लिप बन जाती है। तो उस पर ऑलरेडी 2-3 क्लिप्स मैं डाल चुका हूँ इंस्टाग्राम पे अपने, इट्स ऑलरेडी ऑन इट्स वे। सो अभी एक क्लिप है, आई वंडर आपकी टीम अगर दिखा सके, उस एक छोटी सी क्लिप के अंदर व्हिच इज अबाउट 2 minutes, आप हैरान रह जाएंगे कि वो सारी क्लिप विदाउट कैमरा, विदाउट लाइटिंग, सिर्फ टेक्स्ट से क्रिएट की हुई। सही, बिल्कुल। अच्छा, अब ये इससे कितना बड़ा आर्ट क्रिएट और कितना क्लासिक आर्ट क्रिएट हो सकता है? मतलब हम देखते हैं ना बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो बड़ा मेहनत करके कमाल कर रहे होते हैं भाई, और जो क्लासिक हमारे आर्टिस्ट थे माइकल एंजेलो, तो पिकासो, तो इस तरह के जो लोग, तो ये आर्ट जो है वो कितना कमाल आर्ट क्रिएट कर सकता है? अच्छा, इसमें भी थोड़ी सी ना वैसे आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, इन्फॉर्मेशन की और बेसिकली टीचिंग की जरूरत है हमारी आवाम को। एक चीज मैं नोट करता हूँ, जो ये कहा जाता है कि यार आप यू कांट कम्पीट विद द जाइंट्स, डेफिनेटली, क्योंकि एक चीज होती है मीडियम्स का इस्तेमाल। उस जमाने में कलम हुआ करता था, या पेंट हुआ करता था, या ब्रश हुआ करता था। अब वो उसकी हैयत और उसकी शेप तब्दील हो चुकी है इस वक्त। अब आपके हाथ में पेंट से हटकर अल्फाज आ गए हैं, या आप जैसे कह सकते हैं मॉडल्स आ चुके हैं। सो अब आपकी जो तखयलियाती आपका जो जहन है वो काम उसी तरह करेगा। आपको उसी तरह सोचना है कि आपने क्या चीज पेश करनी है। अलबत्ता अब आपके हाथ में ब्रश से हटकर अल्फाज आ चुके हैं, एंड यू हैव टू वर्क ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसकी मैं बात पहले भी कर रहा था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं आप, और इसी तरह तस्वीरें भी बनाते रहिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़ाहिर है मेडिकल साइंस में भी इस्तेमाल करना ही है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी दुनिया को तब्दील कर रही हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में कानून की अमल दरामद किस तरह होता है, कानून की अमलदारी वो सिर्फ़ और सिर्फ कमज़ोर तबके पर होती है और अशराफिया जो है वो कवानीन से बिल्कुल बालातर होते हैं। और इसकी एक मिसाल हमारे सामने आई जब फरमानुल्लाह साहब 30 बरस से फैसल मस्जिद के सामने वो एक रेडी लगाता है बंदा, 5 बच्चे हैं उसके, 4 उसमें से माजूर हैं। अचानक CDA के जो एहलकार हैं उन्होंने उसे ममनुआ जगह पर रेडी लगाने के जुर्म में गिरफ्तार किया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और बड़ी तेज़ी से स्पीडी फैसला हुआ। उसका 3 महीने की कैद हुई इस बंदे को ठेला लगाने पर और 5 लाख जुर्माने की सजा हुई है। अडियाला जेल उसको भेज दिया गया। इतना तेज़ रफ्तार फैसला, कवानीन किस तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं, हम तो हैरान रह गए कि वाह वाह पाकिस्तान में इतना स्पीडी जस्टिस भी हो सकता है। अब इस हवाले से इनके जो वकील हैं एडवोकेट उमर गिलानी साहब, वो फरमानुल्लाह साहब की रिहाई के लिए इस केस की पैरवी का फैसला किया उन्होंने। उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि ये मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम फरमानुल्लाह साहब। सर थोड़ा सा अगर हमें बता सकें कि 30 बरस से फैसल मस्जिद के सामने ये कुल्फ़ी और छल्ली की रेडी लगा रहा है ये बंदा फरमानुल्लाह, तो 30 बरस के बाद क्यों इन्हें गिरफ्तार किया, ये कहानी क्या है? जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर बताइए क्या क्या इसकी सूरत हाल क्या है, अब असल कहानी इसकी है क्या? देखें, पूरे इस्लामाबाद में CDA ने जितने भी लोग रेडी या खोखा लगाते हैं उनके लिए तरह तरह की मुश्किलात पैदा की हुई हैं और ये राज किसी से छुपा नहीं है कि CDA इन लोगों को बार बार तंग इसलिए करता है क्योंकि CDA के बहुत से एहलकार इन लोगों से भत्ते वसूल करते हैं और जो काम एक जायज़ और हलाल की रोज़ी कमाने की ये लोग कोशिशें कर रहे हैं, इनमें खौफ व हिरास फैलाकर सरकारी एहलकार जो हैं वो इनसे भत्ते वसूल करते हैं। तो ये सारी जो कार्रवाई की गई है ये बिलाखिर इसका मकसद तो यही था कि उस घिनौने कारोबार को फ़रोग़ दिया जाए जो ये सरकारी एहलकार पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन केस के जो हक़ाइक़ हैं वो बड़े वाज़ेह हैं और वो यही हैं कि सिर्फ एक कुल्फ़ी की रेडी लगाने के जुर्म पे 11 जुलाई 2023 को फरमानुल्लाह को CDA के अफसरान ने उठा लिया और फिर 24 घंटे के अंदर अंदर एक नाम नहाद मुकदमा ट्रायल चलाकर, एक शैम ट्रायल चलाकर उसको 3 महीने कैद बामुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। ये जो मुकदमा उस पर चलाया गया था वो बग़ैर लाइसेंस के रेडी चलाने का नहीं था, बल्कि एक दूसरी शिक जो गैर कानूनी तौर पर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने, 4 दीवारी डालने और सरकारी ज़मीन को अपनी प्रॉपर्टी बनाकर बेच देने पे आयद होती थी। सेक्शन 46A CDA ऑर्डिनेंस और मार्शल लॉ रेगुलेशंस, इस पे मुकदमा उन शिकों के तहत चलाया गया। हालांकि इल्ज़ाम CDA की जानिब से भी ये नहीं था कि ये कोई कब्ज़ागिरी कर रहा है, बल्कि सिर्फ इतना सा था कि ये बग़ैर लाइसेंस के रेडी चलाता है। अब ये कितनी मुनसिफाना बात है कि आप एक शख्स को सिर्फ रेडी लगाने पे, जिसमें वो अपनी रोज़ी कमाता है, 3 महीने कैद और 5 लाख जुर्माना दे दें। ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दुनिया का कौन सा इंसाफ का पैमाना और कानून का पैमाना इसकी इजाज़त दे सकता है? ये सारी कार्रवाई जो है ये ना सिर्फ गैर मुनसिफाना थी बल्कि गैर कानूनी और गैर आईनी भी है। गिलानी साहब ये बताएं कि उन्हें 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ भी कर लिया। इस एतराफ़ के बाद क्या आपका केस कमज़ोर हो जाता है? आप मतलब किन बुनियादों पर उनका केस लड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने जब एतराफ़ कर लिया तो बेसिकली उनकी कहीं ना कहीं गलती आ गई, ऐसा है? हमारा मुकदमा कानून की इंतहाई मजबूत बुनियादों पर खड़ा है। हमारे 3 एतराज़ात हैं इस नाम नहाद फैसले पर। पहली बात यह है कि अगर फरमानुल्लाह के इस इतराफ़ जुर्म को हम मान भी लें कि वो बग़ैर लाइसेंस के रेडी लगाता था, तब भी कानून में बग़ैर लाइसेंस के रेडी लगाने की सज़ा ये नहीं होगी। 3 महीने कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना नहीं है। इस CDA के इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 की सेक्शन 105 और 6 शेड्यूल की आइटम नंबर 2 के मुताबिक बग़ैर लाइसेंस के रेडी लगाने की सज़ा सिर्फ 400 रुपये है। तो अगर उस एतराफ़ जुर्म जिसका जिक्र CDA, जिसका सहारा CDA ले रही है, अगर हम उस एतराफ़ जुर्म को मान भी लें तब भी ये सज़ा नहीं बनती थी। और इसके खिलाफ मुकदमा जो चलाया गया है वो बग़ैर लाइसेंस के रेडी चलाने का
या इवन भत्ता लेने का नहीं है। इसके खिलाफ जो मुकदमा चलाया गया है वो सेक्शन 46A CD ऑर्डिनेंस का है, और वो उस शिक का इन हालात वाक़यात से कोई ताल्लुक ही नहीं है सिरे से। यानी ये ऐसे ही है कि आप किसी शख्स पे जिसने चोरी के हवाले से इतराफ़ी जुर्म किया हो कत्ल का मुकदमा चला दें और कत्ल की 302 की सज़ा दे दें, ये हो नहीं सकता। अच्छा सर, ये बताएं कि किसी ममनुआ जगह पर रेडी लगाने की कानूनी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना जो है वो उसका कितना है? 400 रुपये। ये बात इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 की शिक नंबर 105 और उसके 6 शेड्यूल के आइटम नंबर 2 में लिखी है। सही है। और क्या ममनुआ जगह पर रेडी लगाने पर कानूनी तौर पर कैद की सजा भी दी जा सकती है? ये अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो तो नहीं दी जा सकती, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। हाँ, अगर एक शख्स पर पहली दफ़ा इस तरह का जुर्म साबित हुआ और वो बारहा ये कर रहा हो तो तब कानून में उसके लिए सज़ा की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ये इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस केस में तो बिल्कुल सीडीए की तरफ से धौंस और धांधली की गई और सेक्शन 46A ऑफ द सीडी ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा चलाया गया, जो कि रेडी वगैरह से मुताल्लिका है ही नहीं। वो सरकारी ज़मीन को निजी मिल्कियत में कन्वर्ट करना, यानी उस पर दीवारें डालकर छत डालकर अपनी तसर्रुफ में ले लेना और उसके बाद उसको बेच देने से मुताल्लिका है। वो कब्ज़ागिरी की इल्ज़ाम रेडी लगाने का था और मुकदमा जो है वो कब्ज़ागिरी का चलाया गया। जाहिर है कि इसका मकसद सिर्फ यही था कि एक रेडी वाले को एक ऐसी सख्त सज़ा दी जाए कि बाकी तमाम शहर के लोग और ताजिर खौफ हिरास का शिकार हो जाएं। अच्छा, और फिर अफसरान जो है वो इस खौफ का फ़ायदा उठाकर अपने लिए जो मांगे वो दे दें, तमाम माल इकट्ठा करें। अच्छा, ये बताएं कि क्या पहले भी किसी रेडी वाले को ये 5 लाख जुर्माना और 3 महीने जैसी कैद की सख्त सजाएं सुनाई गई हैं? इससे पहले हिस्ट्री में ऐसा कोई प्रेसिडेंस मिलता है हमें? मेरे इल्म में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और आप ये ज़रा सोचें कि एक शख्स अगर फैसल मस्जिद के अहाते में सड़क पर रेडी लगाता है तो आईनी और कानूनी तौर पर इसकी मिसाल उसी सड़क पर जिस शख्स ने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है उसी की सी है। अगर एक शख्स गाड़ी खड़ी करे सड़क पे उसको तो कोई जुर्माना नहीं है, लेकिन अगर किसी दूसरे शख्स ने उस गाड़ी से बहुत छोटी सी एक रेडी लगा ली तो आप उस पे इतनी शदीद सजा उसको दे दें। सही है, ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छा, अब एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। हमारा आइन तो बुनियादी हुकूक कि फैसल मस्जिद के बाहर हम जाते हैं तो वहाँ पर हर वक्त रेडियाँ लगी हुई होती हैं, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त भी क्या फैसल मस्जिद के बाहर लोगों ने रेडियाँ लगाई हुई हैं? मैं रिसेंटली फैसल मस्जिद मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि दुनिया का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर रेडियाँ ना लगी हों, जहाँ पर खोखे ना हों। न्यूयॉर्क शहर में, जो दुनिया का मालदार तरीन शहर है, वहाँ पर बाज़ आदाद शुमार के मुताबिक 30,000 खोखे हैं, 30,000। और इसी तरह हज़ारों की तादाद में फूड कार्ट्स जो वहाँ की रेडी होती है और हमारी रेडी से वो 10 गुना बड़ी होती है जी। तो फूड ट्रक्स, फूड कार्ट्स और कियोस्क ये शहर की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। इन्हीं से शहरों में रंग पैदा होता है। हमारे और आपके बच्चे अगर कुल्फ़ी खाते हैं, छल्ली खाते हैं, पापड़ खाते हैं और अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं तो वो इन्हीं लोगों की मेहनत मजदूरी की बदौलत है। ये मुझे समझ नहीं आता कि सीडीए के अफसरान को इस हवाले से क्या अदावत है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग मुकदमा है, इसको ज़रा फॉलो करेंगे कि देखते हैं कि भाई ये होता क्या है। अच्छा, एक और मामला हुआ है, वो भी बड़ा ही ख़तरनाक मामला है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मुबैना फहश वीडियोज़ और मनशियात के स्कैंडल का पूरे मुल्क में इस वक्त चर्चा है। पुलिस का दावा यह है कि केस का जो मरकज़ी मुलजिम है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर रिटायर एजाज अहमद शाह से 10 ग्राम आइस और कम से कम 400 फहश वीडियोज़ मिली हैं और मुलजिम ने पुलिस की हिरासत में जिनसी हरासगी और मनशियात की फ़रोग़ का एतराफ़ भी किया है और ये वीडियो भी वायरल है सोशल मीडिया पर और कई असातिज़ा को भी उसने कहा है कि मुलव्विस है। और अब ये है कि वो वीडियोज़ गई हैं फोरेंसिक के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी की जो कानूनी मुशीर है फ़ारूक बशीर एडवोकेट, उन्होंने मुकदमे को यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हैं अमजद ऐवान साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो आपसे ज़रा ये जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जो साजिश हुई है पाकिस्तान के इतने टॉप लेवल के इदारे के खिलाफ, तो ये कुछ बता सकेंगे कौन ये साजिशें कर रहा है और क्यों करेगा एक इदारे के खिलाफ साजिश जो कि तालीमी इदारा है? किसी की उससे कोई ज़ाती दुश्मनी है, किसी की वाइस चांसलर से ज़ाती दुश्मनी है, कि किसी ने ओवर द ईयर्स इतनी प्लानिंग की, ऐसी प्लानिंग की कि कितनी हज़ार असातिज़ा की वीडियोज़ और तस्वीर जो हैं उनको रख लिया, बनवा लिया, सारी ख़वातीन भी उसमें मुलव्वस हो गई। तो ये कोई इस किस्म की साजिशी अनासर के बारे में कुछ बता सकेंगे? जी बिल्कुल, अभी तक तो इस तरह की कोई चीज़ें सामने आ नहीं सकी कि इसके बैकग्राउंड पे क्या मकासद हैं, किसके मकासद हैं और कौन क्या करना चाहता है। तो पहले तो मैं ये बताता चलूं कि इस इस्लामी यूनिवर्सिटी जो है ये एक तारीखी जामिया है और इस वक्त इसके अंदर तकरीबन 75,000 जो है वो तलबा और तालबात ज़ेर तालीम हैं और तालीम ले रहे हैं, जिसमें से 27,000 जो है वो फीमेल तालिबात यहाँ पर जो है वो तालीम का हिस्सा बनी हुई हैं और अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो सूरत हाल ये बनी कि 28 जून को पहला जो केस सामने आया, जो खजाने का डायरेक्टर है इस्लामी यूनिवर्सिटी का वो गिरफ्तार हुआ, उससे 9 ग्राम जो आइस नशा जो है वो बरामद हुआ। उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसका मोबाइल चेक हुआ तो उसके मोबाइल से पुलिस के मुताबिक, FIR के मुताबिक जो है वो कसीर तादाद में फहश वीडियोज़ वगैरह और दीगर डेटा जो है वो बरामद हुआ। इसी की कड़ी को मद्देनज़र रखते हुए फिर 20 जुलाई को एक और FIR दर्ज होती है, चीफ सिक्योरिटी है जो इस्लामी यूनिवर्सिटी का, उसके खिलाफ इजाज़ शाह को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद उससे जो है वो 10 ग्राम आइस बरामद होती है और उसका डाटा जब चेक किया जाता है इब्तदाई तौर पर तो उसमें भी कसीर तादाद में फहश वीडियोज़ और मवाद दीगर और मेडिसन जो है वो बरामद होती हैं, गैर ममनुआ जो मेडिसन है वो बरामद होती हैं। इसके साथ साथ पुलिस का ये कहना है FIR में जो दर्ज किया गया वो ये दर्ज किया गया कि मुख्तलिफ जो फैकल्टीज़ के डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऑफिशियल्स का जो है वो भी उसके अंदर फैश वीडियो बरामद हुई हैं। इसके साथ तालिबात की जो हैं वो भी वीडियोज़ बरामद हुई। तो ये केस पुट हुआ पुलिस के पास। इसके बाद एक और केस वीसी साहब क्यों कहते हैं कि ये साजिश है? एक ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है वीसी का जो ये कहना है कि मैं इस यूनिवर्सिटी को जो है वो तरक्की के दहाने पर ले जाना चाहता हूं और ये यूनिवर्सिटी जो पिछले 4 साल के अंदर इतनी ग्रोथ करके एक रैंकिंग में आई है तो इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसे अनासर हैं जो इसकी साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर नहीं किया। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर बाकायदा तौर पर सवाल भी किया गया क्या कोई इसमें सियासी इन्फ्लुएंस है। कहा यह जा रहा है कि एक वफाकी वजीर उनके बच्चे का कोई मामला बीच में आया, कोई ग्रोथ था, इस तरीके से कोई बैठकें होती थी, इस हवाले से ये मामला सामने हुआ और ये चीज़ें सामने आई और इस तरीके से 3 FIR दर्ज हुई और 3 आला ओहदेदारान जो है वो पकड़े गए इस्लामी यूनिवर्सिटी के, जिनसे ये आइस और ये फैश वीडियोस बरामद हुई हैं। वहाँ पर उन्होंने इस बात को सेकंड किया इस्लामी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं अतर महबूब, क्योंकि आज वो उस ओहदे से सबकदोश हो चुके हैं, उन्होंने ओहदा छोड़ दिया है। नए इस्लामी यूनिवर्सिटी के जो नवीद अख्तर प्रो चांसलर वाइस चांसलर हैं उन्होंने आज आर्जी तौर पर ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वजीर आला पंजाब की जानिब से जो 72 घंटों के अंदर रिपोर्ट तलब की गई थी और 3 इजाज शाह साहब की उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। उनको नहीं सर पे कपड़ा शपड़ा डाल के लाने का कुछ रवायत जो होती है प्रोटोकॉल के साथ, मतलब बड़े प्रोटोकॉल में वो तो ऐसे जैसे एसी कमरे से निकल के बिल्कुल मीटिंग से उठ के वो आए हैं, बड़े तैयार और बड़ा प्रोटोकॉल से आए और हाथ पे जो हथकड़ियां थी उस पर भी कपड़ा उनको दे दिया कि आप बेइज्जती ना हो जाए, कहीं आपकी शान में गुस्ताखी हो रही है। इसकी क्या वजह है सर? जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, कुछ साथ में आपको पता ही है जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर कुछ प्रोटोकॉल, कुछ जो अप्रोच किया जाता है इन चीज़ों को, तो पुलिस इसके साथ साथ ये भी चीज़ें जो है वो सामने रखती है और ये रूटीन का हिस्सा है। ये एक इस तरीके से मुल्ज़िम को गिरफ्तार करना और उसको इस तरीके से प्रोटोकॉल देना नहीं, ये सियासी तौर पर भी पकड़े जाएं तो अगर गनौने किसी का उसके अंदर केस के अंदर पकड़े जाएं तो उन्हें भी इसी तरीके से प्रोटोकॉल दिया जाता है। ये रवायती अंदाज है पुलिस का। तो 2 रोज कब्ज जो है वो उनको जुडिशियल कर दिया गया सिक्योरिटी चीफ को। अब पुलिस का जो ये कहना है
कि हम उन वीडियोस को नहीं छेड़ रहे, हम उसके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर रहे, हम सिर्फ आइस को देख रहे हैं और आइस के ऊपर ही हम तफ्तीश कर रहे हैं और आइस के ऊपर ही हम केस चलाएंगे। क्योंकि डीपीओ से जब हमारी बात हुई थी 3 रोज का, तो उसका यही कहना था कि इस केस के लिए हमारे पास कोई गवाह जो है वो आने के लिए सामने तैयार नहीं है। ना हमने वालदैन से भी राब्ता किया, मुख्तलिफ तालिबात से भी राब्ता किया, बिल्कुल ठीक है जी। कोई गवाह बनने के लिए, कोई नहीं बनने के लिए तैयार नहीं है। एनोनिमिटी हो सकती है, लेकिन अमजद साहब आपसे हम मजीद भी इस पर राब्ता करते रहेंगे वक्तन फवक्तन। एनोनिमिटी की बेस पर आप गवाहों को मना सकते हैं कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करा दें, मजिस्ट्रेट के कमरे में अकेले जाकर बयान रिकॉर्ड करा दें। बड़े तरीके हैं, बहुत किस्म की इन्वेस्टिगेशंस दुनिया में होती हैं। अगर कोई नहीं आना चाहता तो ये आपकी हुकूमती जो इदारे हैं, जो कि प्रोसिक्यूशन होगी, जो कि इस केस को लेकर चल रहे होंगे, ये उनकी कोताहियां हैं। उन बेचारी बच्चियों का कोई कसूर नहीं है जो आ नहीं सकती इस डर की वजह से कि कल को उनसे जो है वो लोग सवाल पूछेंगे, सोसाइटी उनको धुतकारना ना शुरू कर दे। तो ये आप जरा इस पे अकल करें कि जब इतनी 1000 लड़कियों की वीडियोस बन रही हैं, क्यों कोई सामने नहीं आ रहा और क्यों कोई उनको ला नहीं सक रहा सामने गवाही देने के लिए। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। इस्लामाबाद में एक ऐसा वाकया पेश आया है कि जिसने हर हसास शख्स को हिलाकर रख दिया। सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाली एक 14 साल लड़की एक सिविल जज के घर मुलाजिमत करती थी और उस लड़की के माँ बाप जब अपनी बेटी से मिलने के लिए इस्लामाबाद आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी पर शदीद तशद्दुद हुआ है। और ये तशद्दुद अब किसने किया, क्यों किया, क्या हुआ, ये सारा मामला अब इन्वेस्टिगेट हो रहा है। और अब ख़बरों के मुताबिक जिस जज के घर में वो बच्ची काम करती थी, उन्होंने बच्ची के वालिदैन से सुलह के लिए और कुछ पैसे देने के लिए भी राब्ता किया है। इस बच्ची के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जी। और ऐसा बहिमाना तशद्दुद हुआ उस बच्ची पे कि आप वो वीडियो देख नहीं सकते, हम अपनी स्क्रीन पे बगैर उसको ब्लर किए चला नहीं सकते। उस बेचारी के बाल सर के कटे हुए हैं, उसकी सर की जो हड्डियां हैं वो नजर आ रही हैं, उसका सर के अंदर का मवाद नजर आ रहा है, बाजू दोनों उसके हड्डियां टूटी हुई, पसलियां टूटी हुई और उसकी आंखें सूजी हुई, पूरा चेहरा उसका सूजा हुआ। उसकी ऐसी हालत है कि खुदा ना खास्ता अगर वो अब भी अस्पताल अगर ना पहुंचती या अगर उस पर मजीद थोड़ा सा भी तशद्दुद होता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। अच्छा, अब इसमें 2 एस्पेक्ट्स है ना, एक तो चाइल्ड लेबर आ जाता है, दूसरी चीज आती है कि उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। अब चाइल्ड लेबर जो है वो सबसे पहले जुर्म है, बिल्कुल, और वो जुर्म दोनों साइड से है। वो जज साहब की तरफ से तो है ही है, वो उसके वालिदैन की तरफ से भी है। उसमें वालिदैन तो वही मसला है ना, हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी है कि हजारों लाखों करोड़ों बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं, क्या करें वो नहीं, उन्होंने भेज दी। लेकिन दोनों अगर वो जो केस बनेगा तो वो फिर जज साहब कहेंगे कि वालिदैन पे भी बनाओ, इसलिए वो केस मेरा नहीं ख्याल कि इस केस में चलेगा। वो तशद्दुद वाली बात जो है वो इस पे चलेगी, लेकिन अगर वो वाला चलेगा चाइल्ड लेबर वाला तो वो फिर वालिदैन पे भी चलना चाहिए, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि चाहे गुर्बत तो आप पैदा ना करें। अच्छा, वो कहेंगे क्या, आप पैदा ना कहेंगे क्या वो कि भाई अब बच्ची है, अब मार तो नहीं सकते, अब काम ही करवाना होता है हमने, तो वो यही होगा। ये हाँ, देखिए सिनेरियो यही है। हाँ, तो जेल जाएंगे कुछ अरसे के लिए, वो अंदर होंगे दोनों वालिदैन भी उस बच्ची के। मतलब आप ये भी तो देखें ना कि ये एक बच्ची तो नहीं है, इस किस्म की हजारों बच्चियां लोगों के घरों में काम कर रही हैं, उनके साथ इसको तो सिर्फ तशद्दुद किया गया, उनके साथ तो रेप हो जाते हैं। माँ बाप उनको बच्चियों को जाके लेके वापस नहीं आ सकते, तो इसमें माँ बाप का बड़ा कसूर है। आप ना पैदा करें ऐसे बच्चों। इस बच्ची के वालिद मंगा और मदर जो वालिदा है शमीम, ये हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले थोड़ा सा हमें बता दें कि ये जो बच्ची है ये कब से काम कर रही थी इनके घर पे, जज साहब के घर पे? हाँ जी, ये बच्ची जी कोई 6-7 महीने हो गए थे। अच्छा, और उजरत कितनी मिलती थी बच्ची को? 10,000 माहाना दे रहे थे। 10,000 रुपए मिलते थे। अच्छा, अभी बच्ची जो है, आप चूंकि अस्पताल में है तो मुझे जरा बताएं कि बच्ची की तबीयत अब कैसी है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? बच्ची की कंडीशन बड़ी ख़राब है, डॉक्टर ने कहा है कि कोई उम्मीद नहीं है, सीरियस अल्लाह रहम करे उसे, अगर अल्लाह ताला उसे सेहत अता फरमा दे तो बाकी बचने का चांस बहुत कम है। सीरियस बहुत है जी। सही है, अच्छा सही है। और आप क्या करते हैं? बच्ची के वालिद से मेरा सवाल है कि आप क्या करते हैं? घर का खर्चा किस तरह सिर्फ बच्ची की तनख्वाह पे चलता था या कोई और भी घर में काम करता है? हाँ जी, मैं हम लोग जो मंडी में काम करते हैं, मंडी की पल्लेदारी जो छापा बाते हैं, छापा, ठीक है,
अच्छा, और मेहनत मजदूरी करते हैं, दिहाड़ियाँ करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि वो जज साहब की तरफ से कोई आपको अभी वो जज साहब ने क्या कहा है? कोई पैसे वैसे दे के वो मामला कर रहे हैं, कुछ सुलह कर रहे हैं उनसे? हाँ जी, आप पहले दिन बच्ची आई थी, पहले दिन आई सी बच्ची ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਭਾਈ ਸੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। अच्छा, और ये बता सकते हैं कि बच्ची को उन्होंने क्या कहा, कैसे उस पे इतने जख्म आए, क्यों उसको इतना मारा उन्होंने? हाँ जी, वो बच्ची जी काम करती थी, बच्ची कहती थी मुझे 6 महीने हो गए, 6 माह और 6-7 महीने हो गए थे काम पे गई थे। उन्होंने जी बड़ा उन्हें मारा, जैसे ही कभी सोटियां नाल और चोलों वाले खुरचे खुरपे तो और डोइयां और चमचा दांतों में मारियां, दांत भी तोड़े और आंखों में जो दोनों गुट्ठे मारती रही, गुट्ठे मार मार के बच्ची की आंखें सारियां जड़ियां बाहर से खराब कर दियां। तो पैरों में जो लातों में जो बल्ले मारे उन्हें, बल्ले मार मार के पूरा बल्ला मेरी बच्ची की लत्तों में तोड़ा और पिंडा सारा जख्मी है, वो सारा जख्मी है, हुआ है एक ही दफा? जी ये ना मुसलसल 6 मंथ से ना डेली वो ये टॉर्चर चलता रहा है। ठीक है, हमारी उनसे कभी बात नहीं हुई। हमारे सरगोदा में जो है ना मुख्तार बड़ाई साहब हैं जिन्होंने ये बच्ची, आप लोगों ने पूछने की जहमत नहीं की कि बच्ची बीवी है काम के लिए, तो उससे पूछ लें कि तुम्हारी हालत कैसी है, ठीक हो, खुश हो? तो क्या बच्ची आपने छोड़ दी थी बिल्कुल उनके पास कि आप जो चाहे करें, कोई पूछने वाला नहीं था? नहीं सर, जो बच्ची की वालदा है ना मुख्तार बड़ाई साहब के घर 20-25 साल से खुद काम कर रही हैं, तो उन्होंने कहा था जी हमारे ना रिश्तेदार है इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे आपकी बच्ची लगवानी है तो वहाँ पे लगवा देते हैं। तो इन्होंने मजबूरी से लगवा दिया है और हर महीने की तनख्वाह भी उन्होंने दी है, तसल्ली भी उन्होंने दी है। तो ये जो ईद गई है, ईद पे उन्होंने कहा जी हमारी बच्ची को लेके आए, तो वो अकेले आए हैं, बच्ची को नहीं लेके आए। बच्ची को वहाँ पे ना बंद करके आए कमरे में, बगैर खाने पीने के। यहाँ पे 4 दिन या 5 दिन रहे हैं, बच्ची वहाँ पे बंद रही है। तो बच्ची कहती है कि डेली मेरे साथ ये टॉर्चर होता रहा। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो जख्मी नहीं है, डैमेज नहीं है, ठीक है। पूरा सर जो है उसमें कीड़े पड़े हुए थे। ठीक है। अच्छा, आप बच्ची के वालिदैन से जरा ये जो है ना कमर के ऊपर भी सवाल पूछेंगे। ठीक है, हम मजबूरियां समझते हैं, इस मुल्क में बेइंतहा गुर्बत है, लोगों को पालना मुश्किल है, बच्चों को खिलाना मुश्किल है, ये हम बात पूरी मतलब जिम्मेदारी से मैं समझती हूँ और मानती हूँ। लेकिन बच्ची के वालिदैन से जरा ये सवाल पूछें कि इनको पता है कि कम उम्र बच्ची, मेरा ख्याल है 14-15 साल से उम्र की कम बच्ची किसी के घर में काम कराना है या किसी कहने की दुकान पर किसी बच्चे को भेजना, ये कानूनन जुर्म है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जुर्म है? जी ये जो मुख्तार बड़ाई साहब ने उन्होंने कहा जी हमारे रिश्तेदार हैं जज साहब, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, सिर्फ उनकी देखभाल करने के लिए आपकी बच्ची चाहिए। और यहाँ पे ये नहीं बता के भेजा कि बच्ची से सफाई करानी है या बर्तन धोने हैं। ठीक है, अब आप लोग सुलह कर रहे हैं उनसे या आगे केस चलाएंगे? जी सुलह कोई नहीं है अभी तक, ना तो कोई पुलिस से हमारे साथ मदद पहुंची है, ना कोई मुजरम पकड़ा गया, ना किसी मतलब कि हमारे हुकूमत के जितने इदारे किसी ने रब्ता किया है। ये मीडिया वाले आ रहे हैं बस, इसके अलावा कोई बंदा नहीं पहुंचा हमारे पास। हमें इंसाफ चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। इंसाफ तो होना चाहिए और इंसाफ अगर नहीं होगा तो बस फिर माशरा इसी तरीके से रहेगा। बिल्कुल, यहाँ लेकिन मुझे सुलह नजर आ रही है, ये सुलह हो जाएगी और बच्ची चाहे जिंदा रहे या खुदा ना खास्ता ना रहे, वो ये सुलह इसलिए हो जाएगी कि इसमें बच्ची के वालिदैन पर जज साहब ज़ाहिर कानून बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, तो सिर्फ वो ही नहीं इम्प्लिकेट हो रहे होंगे, इसमें बच्ची के पेरेंट्स भी इम्प्लिकेट हो रहे होंगे। तो कोई जेल तो जाना चाहता नहीं है, बच्ची चाहे जिए या मरे, तो सुलह हो जाएगी, वो भी बख्शे जाएंगे, ये भी बख्शे जाएंगे, निजाम चलता रफा दफा हो जाएगा मामला। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। रोज़ाना हम मुहर्रमुल हराम के हवाले से अपने प्रोग्राम का एक खुसूसी सेगमेंट करते हैं और आज भी हमने मुहर्रमुल हराम के हवाले से बात करनी है। हमारे साथ मुफ्ती ऐनुल हक बगदादी साहब मौजूद है और हमने आज बात करनी है जनाब हुर की शख्सियत के हवाले से, एक बहुत अहम किरदार जो कि वाक़या करबला में हमारे सामने आता है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और हम चाहेंगे कि अगर आप जनाब हुर की शख्सियत और उनका जो वाक़या करबला में किरदार है उसके हवाले से हमें कुछ बता सकें। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाक़या करबला ये वाहिद ऐसा वाक़या है कि शहादतें भी बहुत सारी होती हैं, दुनिया से रुखसत भी बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद उन शहादतों को भी बुला दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन क्योंकि ये शहादत ऐसी थी कि जो हक और बातल के दरमियान में तमीज़ करने के लिए, लकीर खींचने के लिए, ख़त खींचने के लिए और क़यामत तक दीन की हिफाजत के लिए और ये वाज़े करने के लिए था कि यजीदियत क्या है और ये वाज़े करने के लिए था कि अहले बैत की मोहब्बत क्या है। तो ये वाक़या करबला जब तक इस्लाम जिंदा है इंशाल्लाह वाक़या करबला भी वैसे ही जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। यकीनन इस वाक़े के बहुत सारे किरदार थे जिनके ऊपर आप यकीनन अपने प्रोग्राम्स के अंदर गुफ्तगू करवाते भी हैं, लेकिन आज जिस सिलसिले में आपने मुझसे पूछा कि हजरत हुर के हवाले से, तो ये भी एक बहुत ही अहम वाक़या है। लेकिन जितने भी किरदार करबला के अंदर पाए जा रहे थे उन किरदारों में से हजरत हुर का जो किरदार है ये सबसे मुख्तलिफ किरदार है। बिल्कुल। क्योंकि बाकी तो वो लोग थे कि जो मदीनतुल मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा से चले और कुछ लोग रास्ते में शामिल हुए, लेकिन रास्ते वाले बहुत सारे लोग चले भी गए, लेकिन एंड पर आकर वो 72 का काफिला वो जो करबला में इस मैदान के अंदर जिन्होंने शहादत जामे शहादत नोश किया। लेकिन हजरत हुर वो थे कि जो कि एक बहादुर इंसान थे, जो उन 4 कमांडर्स में से थे जिन 4 कमांडर्स को या लश्कर देकर भेजा गया कि आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को रोकना है। जी बिल्कुल। और इसमें बहुत बड़ी बदबख्ती ये थी कि हम इसमें जो मैं किरदार को समझाने की कोशिश करूंगा तो उसमें मैं थोड़ा सा आपसे टाइम लेकर ये जरूर अर्ज करूंगा कि हमने सिर्फ वाकया नहीं बयान करना बल्कि इससे जो असबाक हमें मिलते हैं हमने उनको भी बयान करना है। कि एक तो ये है कि जब भी हुकूमतें आती हैं तो हुक्मरान अपनी हुकूमत और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए और कह लें कि करप्शन के जरिए मालो दौलत जमा करने के लिए वो हर जायज और नाजायज जरिया इस्तेमाल करते हैं अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। यहाँ पर भी हमें यही नजर आ रहा है कि यजीद ने जहाँ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इमाम हुसैन और खादमानदाए रसूल के दर पे हो गया, वहां पर उसने इस खानवादे को लुटाने के लिए, इसको कटवाने के लिए ऐसे लोगों को लालच दी दुनिया की। और उनमें से मैं बताऊंगा कि उमर जो थे, उमर बिन साद, उनको लालच दी गई। उस वक्त एक बहुत बड़ा एरिया था, सूबा था रे का जो फारस में है, वहां की हुकूमत का उससे वादा किया गया। और ये जो हजरत हुर थे इनके साथ वादा किया गया कि आपको जो ईरान का ही एक बहुत बड़ा सूबा था कि इसकी आपको जो हुकूमत दी जाएगी। और इन लोगों को भेजा गया और इन 4 कमांडर्स के अंदर जो सबसे बहादुर जो एक कमांडर थे वो हजरत हुर थे। तो आप जब इस जगह पर आते हैं, आपका काफिला आता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले के साथ जब इनका पहला पड़ाव होता है तो उस वक्त दरिया जो था ये दजला का, इसके ऊपर जो कंट्रोल था वो इमाम हुसैन और उनके काफिले का था। और जब इनका काफिला वहां पर पहुंचता है तो इनके तमाम काफिले के अफराद, लश्कर के लोग और उनके तमाम जानवर वो प्यासे थे और शिद्दत प्यास से उनका बुरा हाल था। लेकिन उसके मुकाबले में आप देखेंगे कि इमाम आली मुकाम का किरदार क्या था कि आपने फरमाया कि हुर के लश्कर को भी पानी दिया जाए और इनके जानवरों को भी उस हद तक पानी पीने दिया जाए कि जब तक वो खुद पानी पीकर वापस ना चले जाए, यानी दरमियान में उनको इंटरप्ट ना किया जाए। ये जानवरों के साथ आपका सलूक था। लेकिन दूसरी तरफ चले जाएं कि जो इंसानियत का दावा करने वाले उस वक्त के हुक्मरान थे यजीदी लश्कर के, उनका ये आलम था कि उन्होंने न सिर्फ ये कि इंसानियत का जो कमाल था यानी कि खानवादा रसूल, उनका पानी उन्होंने बंद कर दिया और प्यास से उन तमाम लोगों को शहीद किया। आपका किरदार ये था कि शुरू से आपके दिल के अंदर अहले बैत अतहार की मोहब्बत और अकीदत पाई जाती थी। क्योंकि जब पहले आपका लश्कर वहां पहुंचा
उस वक्त भी जब हजरत इमाम अली मुकाम ने नमाज ज़ोहर के वक्त हजरत हुर से ये कहा कि आप ज़ोहर की इमामत करवाएं, तो आपने अकीदत और मोहब्बत के अंदर जो जुमला कहा वो कहा कि ए नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इमामत आपका हक है, लिहाजा ज़ोहर की नमाज की इमामत आप करवाएंगे। इससे हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि पहली बात यह है कि इमाम अली मुकाम की ये आला ज़रफ़ी कि आप आले रसूल नवासा रसूल होने के बावजूद आपने इमामत का हक इमाम हज़रत हुर को दिया, लेकिन दूसरी तरफ अकीदत और मोहब्बत का ये आलम था कि उन्होंने कहा नहीं, ये हक आपका है। तीसरी बात यह है कि जब आपका लश्कर जा रहा था, रास्ते में ये आपको, क्योंकि ये कहा गया था कि किसी भी सूरत में आपने इस लश्कर को अरेस्ट करना है और इसको ना वापस जाने देना है और ना कूफा पहुंचने देना है, एक ऐसे मुकाम पर जिसके बारे में हम आपको बता देंगे, लाकर इनको वहां पर महसूर कर देना है, यानी पाबंद कर देना है। तो जब आपने हजरत हुर के लश्कर ने इमाम अली मुकाम के लश्कर को रोकने की कोशिश की, तो इमाम अली मुकाम ने वहां पर एक जुमला कहा, यहां से भी अकीदत का पता चलेगा। जुमला ये कहा कि हुर तेरी माँ तेरे मातम में शरीक हो, मतलब ये था कि तू ऐसी हालत में जाए कि तेरी माँ को तेरी मौत की खबर मिले और वो तेरे मातम में शरीक हो, तेरा दुख तेरी माँ को पहुंचे। तो उस वक्त हजरत हुर ने जो जवाब दिया वो बड़ा कमाल का जवाब था। उन्होंने कहा काश मैं भी आपकी माँ के बारे में ऐसा कमेंट कर सकता। मुराद ये थी कि आपकी माँ वो बिनते रसूल सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, लिहाजा उनके बारे में मेरी ये जुर्रत नहीं कि मैं कोई गुफ्तगू कर सकूं या कोई कलेमा कह सकूं। जो शख्स दुश्मनी के लिए आया है, जो आपको अरेस्ट करने के लिए आया है, जो आपको रोकने के लिए आया है, वो शख्स भी यहाँ पर ये जुमला कह रहा है कि आपके खानदान का मैं एहतराम करता हूँ। तो गोया के हजरत हुर के अंदर जो अहले बैत अतहार की ये मोहब्बत और मुवद्दत पाई जाती थी, यही वो मोहब्बत थी। और फिर इमाम अली मुकाम का आपके साथ वो आला अखलाक का मुजाहरा करना, ये भी इस बात की दलील थी कि आखिर में दिल पलट इस वाक़े के साथ में जिक्र करना लाजमी समझूंगा कि जहां से आपकी जिंदगी बदली वो आखिरी रात थी कि जिस रात में उधर इमाम अली मुकाम बैठकर पूरी रात अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और रब से माफी मांग रहे हैं, और वो रात उन्होंने मांगी। हजरत अब्बास अलमदार से कहा कि इनसे एक रात की मोहलत मांगो ताकि मैं अपने रब को राजी कर सकूं। तो आप उधर इबादत के अंदर मशगूल थे, और दूसरी तरफ अगर आ जाएं तो हजरत हुर और उनका बेटा पूरी रात जागकर उधर आले रसूल और उनकी औरतों और उनके बच्चों के प्यासे बच्चों के चीखने की आवाजें सुन रहे थे और उनका दिल पसीज रहा था। और पूरी रात जब आपका ये आलम रहा, जब सुबह होती है तो सुबह में जब आप देखते हैं कि उमर बिन साद अपने लश्कर को रऊनत और तकब्बुर के साथ ये जुमला कह रहा है कि मेरे घोड़ों के सुम को पानी लगाएं। सुम कहते हैं ये जो पाँव, घोड़े के पाँव के बिल्कुल एंड वाला जो हिस्सा होता है, सुम को पानी लगाएं ताकि मेरे घोड़े गर्मी से कहीं इनके पाँव झल ना जाएं। तो ये जुमला जब सुना तो आपका दिल पसीज गया कि एक तरफ तो आले रसूल हैं और एक तरफ न सिर्फ इंसान बल्कि इंसानियत का कमाल है, और आले रसूल बैठे हुए हैं और नवासा रसूल हैं, और उनके बच्चे जो मासूम बच्चे प्यास से बिलख रहे हैं उनको पानी का कतरा नसीब नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ ये बदबख्त इंसान अपने घोड़ों के पाँव को पानी लगा रहा है ताकि उनको गर्मी ना लग जाए। ये वो वक्त था जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके दिल की दुनिया को बदल दिया। उस वक्त एक तीसरा जो कमांडर था, 4 कमांडर क्योंकि मैंने जिक्र किया था, 4 कमांडर यहाँ भेजे गए थे। उमर इब्न साद थे, ये हजरत हुर थे और मुहाजिर थे। तो जो मुहाजिर जिनका नाम था कमांडर का जिसका, उसने आकर ये जुमला कहा कि मैं अरब के जरी कमांडर को, जो हम चारों में से इस वक्त बहादुर कमांडर है, उसकी कैफियत बदलते हुए देख रहा हूं। इसकी वजह क्या है? तो आपने फौरी जो जुमला आगे से फरमाया, आपने कहा खामोश हो जाओ बदबख्त। मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से बदल लेने का फैसला कर लिया है और मेरा आज से जहन्नुम से निकलकर जन्नत की तरफ का सफर का आगाज हो रहा है। क्या बात है। जिस तरह दिल पलटता है, वो दिल पलटना अल्लाह ताला का ही काम होता है कि वो पलट दे दिल किसी का भी और वो बातिल से हक की तरफ आ जाए। ये जनाब अल्लाह की बड़ी मेहरबानी होती है, और चूंकि कहते हैं कि हिदायत उसी को मिलती है जिसको वो देना चाहता है। बिल्कुल, और अल्लाह ताला हमें भी हिदायत पर रखे, हमारे भी दिलों को पलटे और हमें भी हमेशा हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मुफ्ती ऐनुल हक बगदादी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। कुछ माशी अशारियों की तरफ बात करते हैं और कुछ मुआशी बयानात का जिक्र करते हैं। अगर आपको याद हो, इसहाक डार साहब ने कुछ अरसा पहले 12 ये बयानात नेशनल असेंबली में भी और अदरवाइज भी दिए प्रेस से बात करते हुए कि हम कोई डिफॉल्ट शिफॉल्ट नहीं हो रहे, ये सारा प्रोपेगेंडा है। फिर कल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर मुल्क दिवालिया हो जाता तो क़यामत तक मेरे माथे पर यह धब्बा होता, और मुल्क फौरी तौर पर तो दिवालिया होने से बच गया, लेकिन मुआशी मसाइल अभी तक बरकरार हैं। तो क्या उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि हम दिवालिया होने जा रहे थे और इसहाक डार साहब को, जो कि उन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको गलत साबित किया, या इसहाक डार साहब सही कह रहे थे और वजीर आजम साहब कल और इधर उधर तीर चला रहे थे? लगा रही है भाई, वो कह रहे थे नहीं हो रहे और उन्होंने कहा नहीं हुआ। उन्होंने कह रहे मेहनत की हमारे बंदों ने, सब काम मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। उन्होंने ये कहा दिवालिया होने से बचाया। अब इस बयान का क्या मतलब है? था कि नहीं होने जा रहा, ये वो बात कर रहे हैं कि मैं तो आउट नहीं होने जा रहा हूं भाई, ये अच्छी बैटिंग कर रहा हूं, वो ये अब तो वैसे ही आउट नहीं होने जा रहे हैं। लेकिन आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे की तफसील बयान करते हुए जो कुछ लिखा है उसमें मईशत को दरपेश मसाइल का जिक्र किया है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल महंगाई 25.9% तरक्की की शरह जो है वो 2.5% और बेरोजगारी की शरह 8% रहने का इम्कान है। और इसका मतलब ये है कि आवाम को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिर बिजली और गैस के गर्दिशी कर्जों का जिक्र भी जो है वो आईएमएफ ने किया है। फिर माहिरीन के मुताबिक इन दोनों शोबों में हुकूमतों को कीमतें बढ़ानी होंगी, जो कि पहले से निढाल आवाम के लिए जाहिर है कि इजाफी बोझ होगा, और बिजली की कीमत तो बढ़ भी गई है। इसके अलावा जायदाद की खरीदारी पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। और अब ये तमाम जो माशी मामला हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे मईशत जनाब आदिल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। सर बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा अगर आप ये बता सकें कि क्या हम दिवालिया हो रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मुहर्रम आराम की निस्बत से शुहदाए करबला को सलाम पेश करते हुए अपनी बात का आगाज़ करूँगा। देखें, मौका तो नहीं है, लेकिन मैं मुबारक देना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि वो डिफ़ॉल्ट से बच गई, लेकिन उसके साथ साथ मैं इज़हार अफसोस भी करना चाहूँगा अपनी आवाम से और अपने कारोबारी तबके से कि वो डिफ़ॉल्ट कर गए, हम डिफ़ॉल्ट हो गए और हुकूमत बच गई। और ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि हम बड़ी डिप्राइव्ड फीलिंग के साथ ये बात कर रहे हैं कि ये आया वही टीम है कि जब ये टीम आई थी तो आप कह सकते हैं कि विद द हैवी आर्ट कहें या जैसे भी 12 लिखों एक एक्सेप्टेंस मिल गई थी कि ये एक मुआशी टीम है और ये कुछ ना कुछ मामलात को हल करने की तरफ जाएंगे। तो आया ये वो मुआशी टीम थी, ये हमारी तवक्कुआत थी जो इन्होंने किया कि 15 माह जो है पूरे हमें इस मामले में लटका के रखा कि हम IMF के पैकेज में जा रहे हैं। 15 महीने के बाद आपने किया क्या? अगर ये तो काम मुझे और आपको ये दे देते कि एक टीम सामने बैठी है और वो मुतालबात अपने पेश कर रही है और वो उसके बदले में आपको कोई चीज़ ऑफर कर रही है और आप उसको वो एज इट इज़ जो कुछ वो कह रहे हैं सब कुछ मान के आपने और वो पैकेज एक्सेप्ट करना है, तो इतने 15 माह हमें क्यों लटका के रखा है? लेकिन अगर जैसे ये पैकेज IMF का हो गया, हमारी डील उनसे हो गई, जो भी हुई, तो क्या इसका कोई अब हमें आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा? देखिए, बात वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि इस हुकूमत के पास पॉलिसीज़ क्या थी। इन्होंने 3 सेक्टर्स जो हैं वो इसका इजहार किया नेशनल असम्बली में। इसहाक डार साहब ने कहा कि हमारे 3 सेक्टर्स हैं जिनको हम प्रायोरिटी पर रखेंगे, एग्रीकल्चर, IT और रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन। ये 3 सेक्टर्स को इन्होंने नॉमिनेट किया। अब उसमें आप देखें कि एग्रीकल्चर के हवाले से अगर आप बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के हवाले से क्या पॉलिसी मौजूद है। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ से हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारा इंडिया है ख़ास तौर पे, वो यहाँ से दूसरे ममालिक के अंदर, दुबई के अंदर और ऐसे ममालिक के अंदर वो उसको इंपोर्ट करते हैं और वहाँ से उसको सारी अपनी ब्रांडिंग करके वो पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। बिल्कुल, हमारे किसान को अपनी कीमत नहीं मिल रही। ठीक है, इस वक्त जो है एक 10 लाख टन गंदम की जो है वो इस वक्त शॉर्टेज है, जो 1 करोड़ बोरी बनती है। और फ्लोर मिलें जो हैं वो अपना रोना रो रही हैं कि उनके पास आटा मौजूद नहीं है, गंदम मौजूद नहीं है आटा पैदा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा किसान सड़कों पर है। कल हमारा एक बहुत बड़ा इज्तिमा था नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, वहाँ पे हमारे साथ आए हुए थे ताजर इत्तेहाद वाले थे, किसान कौंसल वाले थे, वो अपना रोना रो रहे थे। एग्रीकल्चर के हवाले से कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। IT सेक्टर के हवाले से देखें कि हमारा जितना IT प्रोफेशनल है सारा वो सारा ड्रेन हो रहा है। ठीक है, वो पूरी दुनिया में जा रहा है। पाकिस्तान में आप क्या उनको प्रोवाइड कर रहे हैं? IT इंडस्ट्री का आपने नाम ले लिया, IT इंडस्ट्री के लिए आपने किया क्या है? कौन से IT पार्क्स आपने बनाए हैं? 15 माह आप IMF के पीछे भागते रहे हैं। जिन प्रायोरिटीज को आपने सेट किया था उसके लिए आपने वर्किंग क्या किया है? लेकिन ये तो IMF के पीछे भट्टी साहब भाग रहे थे, लेकिन IMF इनको नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। अब इसमें इन बेचारों का क्या कसूर? देखें, बात मैंने वही की ना कि जब आपने सब कुछ एक्सेप्ट करा, फिर 15 माह क्यों हमें लटका के रखा? इसी हवाले से अब जो तीसरा सेक्टर था हमारा रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का सेक्टर, टैक्स फ्री है वो, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं
नहीं लगाया इस बजट में? इस बजट में मैं बता रहा हूँ कि एक दिन पहले, बजट से एक दिन पहले हमारी आयशा घोष पाशा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इसकी स्टेट की फाइनेंस मिनिस्टर, उनसे हमारी एक दिन पहले मुलाकात हुई और उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने कहा जी हम कोई नया टैक्स लगाने के लिए नहीं जा रहे। और जब बजट पेश हुआ उसमें अनाउंसमेंट हुई तो कोई नया टैक्स नहीं आया। और ठीक तो जो उसके 3 दिन बाद जो है वो जब ओवर द नाइट जो है वो आया और उसके जो हमारे जो टैक्स रेट थे उन्होंने डबल कर दिए। और जिस वैल्यूएशन एक उसके बैकग्राउंड में एक वैल्यूएशन होती है, वैल्यूएशन टेबल होता है, उस वैल्यूएशन टेबल को भी उन्होंने 200% तक बढ़ा दिया और उसके ऊपर टैक्सेस जो है वो भी 200% बढ़ा दिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ 25 लाख घरों की इस वक्त कमी है और 2040 तक पाकिस्तान में 2.5 करोड़ घरों की कमी होगी। अब इतना बड़ा ये हमारा सेक्टर है, इतना बड़ा इसके अंदर पोटेंशियल है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी हुकूमत को वार्न कर रहा हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े रेजिडेंशियल क्राइसिस के अंदर जा रहा है। आने वाले 10 से 15 साल के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। हुकूमत इसको समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये कितना बड़ा एक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर आ रहा है कि इस वक्त 1 करोड़ 25 लाख घरों की कमी है, 2040 तक 2.5 करोड़ घरों की कमी होगी। पाकिस्तान में 18 से 22 साल की उम्र के 2.5 करोड़ नौजवान हैं। 2040 तक तो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। वो नौजवान अगले 2040 की बात करें, एक्सपेक्टेशन आपकी भट्टी साहब इनसे ये है कि ये अगले 2 साल, इन्होंने अगले 2 साल का नहीं सोचा होना, आप 40 तक ले गए। मैं कह रहा हूँ कि 18 से 22 साल की उम्र के 2.5 करोड़ नौजवान हैं, उन्होंने अगले 4 से 5 साल के अंदर ग्रो अप करके अपनी फैमिलीज बनाने की तरफ जाना है। वो उन्होंने अपने घरों में शिफ्ट नहीं होना, ठीक है। ये अभी उस कैलकुलेशन में शामिल नहीं। अब जो लेटेस्ट जो अभी सेंसस हुए हैं उसके अंदर उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। अब ये जो 2.5 करोड़ नौजवान जब आगे उसमें इंडक्ट होंगे और उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए हुकूमत के पास क्या पॉलिसी मौजूद है, करना क्या चाहिए पूरी दुनिया में। वैसा भी सब पूरी दुनिया में जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसको एप्रिसिएशन मिल रही है। पूरी दुनिया में अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। पुर्तगाल को देखें, यूएई को देखें, यूरोप की कंट्रीज़ को देखें, फार ईस्ट को देखें, वो मुख्तलिफ पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं। टर्की को देखें, उन्होंने अपनी पूरी इकॉनमी जो है वो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर दी है। तो हमारे मुल्क के अंदर ये सोच मौजूद है कि शायद रियल एस्टेट जो है वो नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है। हमेशा इसको आके ये समझा जाता है। अब मुझे बताएं कि अब कल जो हमने एक बयान सुना अखबारों के ऊपर चला, टीवी के ऊपर चला कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी रियल एस्टेट वाले और कंस्ट्रक्शन वाले हर जगह पे घुस गए, इंडस्ट्री के अंदर भी घुस गए हैं। ये उनको समझ नहीं आ रही कि आप अप स्ट्रीम जाने की कोशिश कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम हमेशा जाना चाहिए कि हमारी पूरी जनरल पब्लिक जो है, हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उसका एतमाद है रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के ऊपर। वो चाहते हैं, उनके लिए आसान तरीन है कि अब बाहर बैठ के आया वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहेंगे। इंडस्ट्री की सूरत हाल आप खुद देखें। हमारा बांग्लादेश, इंडिया जो है वो उसने ऐसा हमारा कवर कर लिया, साउथ एशिया सारा, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उन्होंने कवर कर लिया। हमारा जितने इंडस्ट्री, अब चाइना का जो कॉम्पिटिशन हमें दे रहा है चाइना, ठीक है, पाकिस्तान में देखें इंडस्ट्री हमारी कैसी ग्रो अप करेगी। आपके पास ऑलरेडी जो है हर चीज़ एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, गैस आपको गर्मियों में नहीं मिल रही, बिजली आपको सर्दियों में नहीं मिल रही। इस माहौल के मुताबिक आप कह रहे हैं जी हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे कंट्री को। इंडस्ट्रियलाइज आप कैसे कर सकते हैं कंट्री को जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहने का मकसद ये कि वो सिर्फ बात है मगर उसके आगे कोई प्लान नहीं है। फाइनली आखिरी चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा कि जब हमने देखा कि जी IMF का मायदा हुआ तो डॉलर जो है वो ज़रा नीचे गया, 10-12 रुपये भी एक दिन में चला गया, भाई बड़ा लोग खुश हुए। अब फिर जो है वो ऊपर चल रहा है, तो ये स्टेबिलिटी उसकी क्यों नहीं आ रही और कितने पर आके वो आपको क्या लगता है कि वो कैसे स्टेबल होगा? देखें, डॉलराइजेशन को हम रोक ही नहीं पा रहे ना। अभी आज मैं बयान पढ़ रहा था कि इंतहा देखें कि वो मतलब है कि किस कदर उसके अंदर मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस की स्टेटमेंट्स के अंदर। इसहाक डार साहब का बयान आज मैं पढ़ा था, इनको हम प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जा रहे हैं कि 220 रुपये रेट है डॉलर का। मुझे बताएं 220 रुपये डॉलर कहाँ पे मिल रहा है? आज इन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है कि उन्होंने कहा कि जी आप 50% जो है वो कैश बाहर से मंगवा सकते हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज हैं उनको आज इन्होंने अलाउ किया है, लेकिन उसमें कहा कि 50% जो है आप वो उसके फॉरेक्स के जरिए मंगवाएंगे। तो जो आपकी 100% ट्रांजेक्शन में से 50% आप अपने चैनल से मंगवाएं, प्राइवेट चैनल से, और 50% आप गवर्नमेंट के चैनल से मंगवाएं। अब मुसीबत पाकिस्तान में यह है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ मौजूद नहीं है कि आप बाहर से तो फॉरेन करेंसी पाकिस्तान के अंदर मंगवा रहे हैं, लेकिन यहाँ से आपने भेजने के लिए कोई चैनल मौजूद नहीं है। बैंक आपको फैसिलिटेट नहीं करता, एक्सचेंज वाले आपको फैसिलिटेट नहीं करते, वो जो वेस्टर्न यूनियन वगैरह है वो आपको फैसिलिटेट नहीं करते। हमारे तो स्टूडेंट्स का रोना, हम तो मैंने तो इतनी दफा इस पे कहा है कि स्टूडेंट्स बेचारे फीसें देने के लिए भी रो रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए आपने रास्ता बंद किया हुआ है। आप उसको पाकिस्तान डॉलर भेजने नहीं दे रहे। पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर मौजूद है उसको बाहर निकालने के लिए आपको पॉलिसी लेकर नहीं आ रहे। तो हम ये चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अल्लाह का वास्ता है एक पॉलिसी लेकर आए। हमारे हाईवेज बन रहे हैं, सीपैक बन रहा है। हमारा वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन ज़ाहिर है बुनियादी जो मुद्दा है इस बात का कि विदाउट अ प्लान
हम कभी भी इस तरह की सूरत हाल से निकल नहीं सकते। बहुत शुक्रिया आदिल भट्टी साहब, आपका वक्त दिया आपने। आइंदा भी हम आपसे जो है वो गुफ्तगू करते रहेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।